सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 4 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट देखेंगे विथ 3 ईयर PYQs क्वेश्चन एंड अपने सारे AK2 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जावा बीन्स के बारे में, नोड जेएस के बारे में एंड मोंगोडीबी के बारे में। ये यूनिट आपके 3 पार्ट में है। पहला आपका जावा बीन है, फिर नोड जेएस है, फिर हमारा मोंगोडीबी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे। पहले जावा बीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नोड जेएस के बारे में जो भी है हमारा सेटअप, एनपीएम, एपीआईज एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस यानी मोंगोडीबी कि मोंगोडीबी का किस तरीके से वो डेटाबेस से हम इंटरेक्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। पहले टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा जावा बीन्स। जावा बीन्स बेसिकली है क्या? अकॉर्डिंग टू जावा व्हाइट पेपर इट इज अ रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जावा व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग जावा बीन को क्या बोला गया कि ये हमारे एक रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। अब रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसमें आपको पेमेंट गेटवे चाहिए। आपने पेमेंट गेटवे का कोड लिखा और आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर पेमेंट गेटवे कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, कि अगर आप फ्यूचर में कोई और एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वहां पे भी आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। आप जैसे देखते हैं पेमेंट गेटवे कॉमन है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई, वहां ये यूज होता ही होता है। आपने क्या किया, जो आपका पेमेंट गेटवे का कोड है आपने उसको जावा बीन के अंदर स्टोर कर दिया। अब आपने जावा बीन के अंदर स्टोर कर दिया, अब आप उसको कभी भी कहीं भी और किसी भी एप्लीकेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका समझ सकते हैं कि मेन एडवांटेजेस जावा बीन का। ठीक है, अब बीन एनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इन वन ऑब्जेक्ट। ये जो जावा बीन है ये क्या करता है, काफी सारे ऑब्जेक्ट को लेता है इनपुट में और आउटपुट में एक उसे सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे कोड को ये अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर देगा और इसे सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। मोर एवर इट प्रोवाइड इजी मेंटेनेंस, जिसकी वजह से हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मल्टीपल प्लेसेस में, मल्टीपल जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं। जहां में हमें लगता है कि हमें पेमेंट गेटवे चाहिए तो हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम जावा बीन के अंदर हमने स्टोर कर दिया, हम जावा बीन का यूज करके उसे अपने कोड से अटैच कर कर हम उस पेमेंट गेटवे को क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है और जिसकी वजह से हमारा जो मेंटेनेंस है वो हमारा काफी इजी हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको अटैच करना, बार बार कोड हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, रियूजेबिलिटी इज द मेन कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे रियूजेबिलिटी बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रियूजेबिलिटी, हम यानी कोड को बार बार लिखना एफिशिएंट है या कोड को रीयूज करना एफिशिएंट है। कोड को रीयूज करना एफिशिएंट है, बार बार लिखेंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा, हमारे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हम एक बार कोड लिखें, अगर हमें कभी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसे उसी कोड को दोबारा यूज कर पाए। वही मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ये हमें जावा बीन प्रोवाइड करता है। जावा बीन इज पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल रिटेन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जावा बीन्स है ये हमारा पोर्टेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये जो लिखा हुआ है जावा बीन का जो कोड है वो हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जावा बीन कंटेन सेवरल एलिमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर मेथड। जावा बीन के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, गेटर और सेटर मेथड होता है, जिनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप जावा बीन आपको क्लियर होगा कि बेसिकली जावा बीन होता क्या है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग अ क्लास टू बी अ जावा बीन। अगर आपको जावा बीन की क्लास क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। इट शुड हैव अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी जब भी आप जावा बीन की क्लास को प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी कंस्ट्रक्टर आपको पास करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसमें। इट शुड बी सीरियलाइजेबल, ये हमारी क्या होती है, सीरियलाइजेबल होती है। बीन शुड बी इम्प्लीमेंटेड जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल। ये हमारा एक पैकेज है जो इसको हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। जब भी हम जावा बीन की क्लास बनाएंगे तो हमें इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। as it allow to save, store and restore the state of Java when you are working on। जिसकी वजह से java डॉट आई डॉट सीरियलाइजेबल की वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जो स्टेट है उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि जावा बीन क्या है और उसकी क्लास को हम किस तरीके से क्रिएट करता है, अब हम वो देखेंगे। इट शुड प्रोवाइड मेथड टू सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज नोन एज गेटर सेटर मेथड। अब जावा बीन के अंदर हमारी दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक आती है गेटर, एक आती है सेटर। जो गेटर प्रॉपर्टी है उसको हम गेट बोलते हैं, यानी जो उसका कीवर्ड है
वो होता है हमारा गेट, और सेटर का क्या होता है, सेट। अब गेटर और सेटर होते क्या है, अ गेटर मेथड यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ अ रीडेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेटाबेस से कोई भी जो डेटा आपको रीड करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, गेटर मेथड का यूज करेंगे। टू अपडेट द वैल्यू अ सेटर मेथड शुड बी कॉल्ड। अगर आपको अपडेट करना है या डेटाबेस से कुछ भी राइट करना है, तो जब आप किसका यूज करेंगे, सेटर मेथड का यूज करेंगे। गेटर मेथड रीड करने के लिए, सेटर मेथड हमारा राइट और अपडेट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी एग्जाम्पल समझने से पहले हम पहले गेटर और सेटर मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले सेटर मेथड। सेटर मेथड इट शुड बी पब्लिक इन नेचर। जो उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पब्लिक होगा। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि उसको आप कहीं पे भी अपने पूरे कोड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक हमारा प्राइवेट होता है, एक हमारा प्रोटेक्टेड होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है। द रिटर्न टाइप शुड बी वॉइड। जो इसमें रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, हमारा वॉइड होता है। इट शुड टेक सम आर्ग्यूमेंट। जब भी आप इसे बनाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आप जरूर पास करेंगे। ठीक है। अब गेटर मेथड क्या होता है, इट शुड बी पब्लिक इन नेचर। ये भी पब्लिक इन नेचर ही होता है जो हमारा गेटर होता है। लेकिन द रिटर्न टाइप शुड नॉट बी वॉइड। लेकिन जो इसका रिटर्न टाइप है वो वॉइड नहीं होता है। इट शुड नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। जो हमारा सेटर मेथड है वो आर्ग्यूमेंट भी लेता है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड होता है। जबकि ना ही तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, ना ही ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जावा बीन्स को जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इम्प्लीमेंट जावा डॉट आई डॉट सीरियलाइजेबल। वही मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप क्या इंपोर्ट करेंगे, इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। डिक्लेयर प्राइवेट वेरिएबल। जब भी आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना हो जावा बीन के अंदर, तो हमेशा उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहेगा, हमेशा प्राइवेट रहेगा। वो वेरिएबल प्राइवेट ही रहेगा। डिक्लेयर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। आपको डिक्लेयर करना है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। डिक्लेयर गेटर एंड सेटर मेथड। अब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको डेटाबेस से राइट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप गेटर और सेटर मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लास को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास टेस्ट बीन। हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई जिसका नेम क्या है, हमारा टेस्ट बीन। टेस्ट बीन जो है हमारा क्लास का नेम है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा पब्लिक रहेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। जो हमारा स्ट्रिंग नेम है वो क्या है, हमारा वेरिएबल। और हम अभी पढ़ा है हमने कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जावा बीन के अंदर, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा कैसा रहेगा, प्राइवेट रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, प्राइवेट और एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है स्ट्रिंग नेम। अब हमने क्या बनाया, एक गेटर और सेटर मेथड का अब हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा गेटर और सेटर मेथड होता है उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, हमेशा पब्लिक होता है। पब्लिक वॉइड। रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। कब रिटर्न टाइप वॉइड किस में होता है, सेटर मेथड में। सेटर मेथड में क्या होता है, रिटर्न टाइप वॉइड होता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कुछ राइट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। अब हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि हमारे स्ट्रिंग नेम, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। हमने जो भी नेम टाइप किया, हम लिखना चाहते हैं डेटाबेस में कि जो हम नेम लिख रहे हैं वो हमारा क्या हो जाए, राइट हो जाए डेटाबेस के अंदर। तो हम किसका यूज किया, हमने सेटर मेथड का यूज किया। सेट जो है, आपको पता है कि गेटर की कीवर्ड क्या होता है, गेट। सेटर के क्या होता है, सेट होता है। ठीक है। अब यहाँ आपको इतना क्लियर होगा कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, हमारा राइट हो गया। जो हमने नेम लिखा वो हमारा राइट हो गया डेटाबेस में। अब नेक्स्ट क्या है, हमने गेटर मेथड का यूज किया। पब्लिक, मोड ऑफ इनहेरिटेंस उसका भी पब्लिक होगा। लेकिन आपने यहाँ देखा रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ रिटर्न टाइप आपने वॉइड यूज किया, लेकिन इसमें हम यूज नहीं करते। स्ट्रिंग गेट नेम, और कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया, रिटर्न कर दिया नेम। यानी जो भी आपने नेम लिखा है, हम क्या करना चाहते हैं, उस नेम को रीड करना चाहते हैं, और आप इजिली रीड कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने पहले एक टेस्ट बीन क्लास का नेम बनाया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारा स्ट्रिंग नेम। फिर हमने उस स्ट्रिंग नेम के जो हमारा वेरिएबल है उसका यूज करके हमने राइट किया डेटाबेस के अंदर नेम, और उसी का यूज करके हमने गेटर मेथड का यूज करके क्या किया, रीड कर लिया उस नेम को। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जावा बीन का। आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जावा बीन हमारा होता क्या है, या जावा बीन को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जावा बीन प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां से AQ 2021, 22 और 22 में क्वेश्चन ही यही पूछा गया था कि एक्सप्लेन जावा बीन प्रॉपर्टीज। आपको एक्सप्लेन करनी थी कि जावा बीन की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं। सबसे पहले क्या है, गेट प्रॉपर्टी नेम। गेट यानी हम कौन सा मेथड का यूज करें, गेटर मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। गेट प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम यहाँ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एड्रेस बताना है, किसी की लोकेशन बतानी है, किसी का नेम बताना है, कुछ भी। ये सिर्फ मैंने एक नेम के लिए लिखा है कि गेट प्रॉपर्टी नेम। सपोज द प्रॉपर्टी नेम इज फुल नेम। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जो हमारी प्रॉपर्टी नेम है वो क्या है, हमारा फुल नेम है।
यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज गेट फुल नेम। हम क्या यूज करना चाहते हैं, गेट फुल नेम का यूज करना चाहते हैं एज द मेथड नेम टू रीड द फुल नेम ऑफ द पर्सन। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पर्सन का नेम है हम क्या करें, उसको रीड करें। अब आपको पता है रीड के लिए कौन सा यूज करते हैं, हम गेटर मेथड का यूज करते हैं। तो वही हम क्या चाहते हैं कि जो भी फुल नेम है डेटाबेस के अंदर पर्सन का, हम क्या करें उसको रीड कर लें। तो उसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, गेट प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। आपको पता है कि जब हम गेटर मेथड का यूज करते हैं रीड करने के लिए तो हम कोई भी आर्गुमेंट को पास नहीं करते। इट इज पब्लिक इन नेचर। इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस वो क्या होगा, पब्लिक होगा। इट इज प्रीफिक्स विद द टर्म गेट। जब भी हम इसको यूज करेंगे हमेशा हम गेट प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्रीफिक्स यानी आगे, उस प्रॉपर्टी नेम के आगे प्रीफिक्स होता है ये, सफिक्स होता है ये। तो प्रीफिक्स हमारा क्या होगा, गेट होगा। इट डज नॉट हैव अ वॉइड रिटर्न टाइप, इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप। अब जो गेटर मेथड होता है हमने उसमें पढ़ा कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होता है। कोई और रिटर्न टाइप इसमें हो सकता है, जैसे इंट हो गया और भी कोई भी रिटर्न टाइप हो गया तो वो होता है, लेकिन वॉइड रिटर्न टाइप इसका नहीं होता। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्या है, सेट प्रॉपर्टी नेम। सेट प्रॉपर्टी नेम सिंपल, सेट यानी सेटर मेथड का यूज करें। सेटर मेथड हमारे किस चीज के लिए यूज होता है, राइट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो सेम प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम में कुछ भी आ सकता है, एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया। तो हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं कि सिंपल हमारी जो प्रॉपर्टी नेम है वो क्या है, हमारा फुल नेम, कि जो भी हमारा पर्सन है उसका हम फुल नेम राइट करना चाहते हैं। सेट सपोज द प्रॉपर्टी नेम इज फुल नेम, वही सेट फुल नेम इज द मेथड नेम। सेट फुल नेम क्या है, हमारा मेथड का नेम है। टू यूज टू राइट द फुल नेम। अब हम इसका यूज क्यों करें कि हम डेटाबेस में जो पर्सन का नेम है फुल नेम उसको क्या कर सकें, राइट कर सकें। म्यूटेटर इज द नेम ऑफ दिस मेथड। हम सेट प्रॉपर्टी जब सेटर मेथड का यूज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेटर भी बोलते हैं। मेंशन बिलो प्रॉपर्टीज, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वही। इट टेक सम आर्ग्यूमेंट। जब भी हम सेटर मेथड का यूज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हमें क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। इट इज पब्लिक इन नेचर, हमेशा इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, पब्लिक होगा। इट इज प्रीफिक्स विद द टर्म सेट। जो इसका प्रीफिक्स है वो क्या होगा, हमेशा सेट होगा। जैसे हमने गेटर मेथड में देखा कि जो उसका प्रीफिक्स है वो क्या होता है, हमारा गेट होता है। सेटर मेथड में जो इसका प्रीफिक्स हो गया वो क्या होगा, हमारा सेट होगा। इट हैज अ वॉइड रिटर्न टाइप, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। सिंपल, जो हमने पढ़ी वही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिख दी। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, सेक्शन सी में आता है, तो क्या आप गेटर और सेटर मेथड को ही एक्सप्लेन कर देंगे, आपको नंबर दे देगा, नहीं देगा। वो आपको क्या एक दो नंबर दे देगा सिर्फ कि क्या बता रहा है। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टीज के टाइप में भी जाना पड़ेगा। अभी गेटर और मेथड, गेटर और सेटर तो आपने बता दिया, लेकिन आपको उसके अंदर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब हम उसके अंदर देखते हैं प्रॉपर्टीज कैन बी ऑफ टाइप, कि इसकी प्रॉपर्टीज और भी टाइप की होती है। पहला क्या होता है, रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी यानी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से कुछ डेटा को रीड करना है। तो उस टाइम हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, रीड ओनली प्रॉपर्टी। अब रीड ओनली प्रॉपर्टी जैसी रीड का नाम आया तो आपको पता चलना जाना चाहिए कि गेटर मेथड का यूज करेंगे या सेटर का यूज करेंगे। अब रीड करना है डेटाबेस से तो हम किसका यूज करते हैं, गेटर मेथड का यूज करते हैं। सिंपल, इट हैज अ गेटर मेथड ओनली, इसमें सिर्फ क्या होगा, गेटर मेथड होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि गेटर मेथड का हमने किस चीज तरह से यूज किया। सिंपल वही सेम एग्जाम्पल लिया। पब्लिक, पहले क्लास बनाई, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट बीन। फिर उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। आपको पता है वेरिएबल हमेशा क्या होगा, प्राइवेट वेरिएबल होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। फिर यहाँ गेटर मेथड का जो भी कोड है वो लिख देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करना है हमें, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न नेम, कि जो भी डेटाबेस में पर्सन का नेम है वो हमारे पास आ जाएगा और हम क्या कर पाएंगे, उसको रीड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम गेट ओनली प्रॉपर्टी का यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी राइट ओनली प्रॉपर्टी। राइट ओनली प्रॉपर्टी जैसा एज द नेम सजेस्ट कि आपको डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ राइट करना है। तो उसके लिए आपको राइट ओनली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। अब राइट ओनली प्रॉपर्टी में कौन सा मेथड यूज होगा, सेटर मेथड, क्योंकि सेटर मेथड ही हमारा राइट और अपडेट के लिए यूज होता है। तो कंटेन ओनली सेटर मेथड, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेटर मेथड होगा। अब सेम ही एग्जाम्पल है, पब्लिक क्लास टेस्ट बीन, क्लास बनाई हमने टेस्ट बीन, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, और फिर मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप होता है तो इसलिए हम वॉइड का यूज करेंगे। सेट नेम, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या पास करा, स्ट्रिंग नेम। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, की जो भी हम टाइप करेंगे नेम, पर्सन का नेम हमारा डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बाय यूजिंग द सेटर मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा कि रीड ओनली राइट ओनली क्या होता है। अब थर्ड आता है रीड एंड राइट प्रॉपर्टी, यानी आपको डेटाबेस के अंदर रीड भी करना है और राइट भी करना है। अब रीड और राइट आपको दोनों करना है तो आपको क्या
पता चल गया कि हम सेटर मेथड का भी यूज करेंगे और गेटर मेथड का भी यूज करेंगे। तो वही इसमें लिखा है कंटेन सेटर एंड गेटर मेथड बोथ, यानी इसके अंदर सेटर एंड गेटर मेथड दोनों ही होते हैं। अब सेम एग्जाम्पल है जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल में गेटर और सेटर मेथड का दोनों का यूज किया था। पब्लिक क्लास टेस्ट बीन, हमने क्या बनाई, एक टेस्ट बीन, एक क्लास का नेम बनाया, फिर प्राइवेट वेरिएबल, फिर हमने क्या किया, जो भी स्ट्रिंग नेम है पहले उसको राइट कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको रीड कर लिया। सिंपल, ये तो रीड एंड राइट प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल थी। नेक्स्ट आती है हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी यानी अब तक हम क्या कर रहे हैं कि एक ही नेम को, फुल नेम हो गया या नेम हो गया, पर्सन का नेम हो गया, उसको ही रीड कर रहे हैं, उसको ही राइट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा हो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन को हमें रीड करना हो, एक से ज्यादा पर्सन का डेटा हमें राइट करना हो डेटाबेस के अंदर, तो उस टाइम हमारा आते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एरे का। एरे क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा अगर आप डेटा को स्टोर करना है तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है एरे का। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम एरे का यूज करते हैं। एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी इज एन एरे इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू। इन दिस केस द बीन क्लास प्रोवाइड अ मेथड फॉर गेटिंग एंड सेटिंग टू द एंटायर एरे। इसका मतलब क्या है कि हमें जब एक से ज्यादा डेटा पे वर्क करना हो तो उस टाइम हम इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एरे का यूज करते हैं। एरे की हेल्प से, एरे कुछ इस टाइप का होता है, एरे की हेल्प से हम मल्टीपल डेटा को उसके अंदर स्टोर करते हैं और फिर उसको एक्सेस भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं। तो ये हमारी होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारी रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब भी हमारा जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, पहले गेटर, फिर सेटर, फिर रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट प्रॉपर्टी एंड फिर इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अब क्या है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा बीन। अब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। द प्रॉपर्टी, इवेंट एंड मेथड ऑफ अ बीन कैन बी एक्सपोज टू अनदर एप्लीकेशन। वही रीयूजेबिलिटी, कि हम क्या कर पाते हैं कि हमारा जो भी बीन के अंदर जो कोड है हम उसे अदर किसी एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट कर पाते हैं या अदर किसी एप्लीकेशन में हम यूज कर पाते हैं, यानी रीयूजेबिलिटीज का क्या मेन एडवांटेजेस है। अब बीन में रजिस्टर टू रिसीव इवेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। ये जो जावा बीन है ये क्या करती है, अदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनके इवेंट को भी रिसीव करती है और रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये इसका क्या है एडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट क्या है, जावा बीन्स आर इनहेरिटेडली म्यूटेबल एंड सो लैक द एडवांटेजेस ऑफर बाय द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो चेंज हो सकते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जावा बीन्स जो है हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे वर्क ज्यादा नहीं करता, वर्क तो करता है लेकिन इतना ज्यादा वर्क नहीं करता। जो हमारा जावा बीन है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पर ज्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मोरओवर एडवांटेजेस है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को मिलता है जावा बीन्स के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एंटरप्राइजेस जावा बीन। एंटरप्राइजेस जावा बीन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल हमें एटीएम से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जिसमें आपका डेबिट, क्रेडिट, पिन कोड, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो आपको ये सब चीजें करनी है, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, जावा बीन्स का यूज करेंगे। जब भी बिजनेस लॉजिक्स की बात आती है या बिजनेस के अंदर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो वहां हम कौन से जावा बीन का यूज करते हैं, एंटरप्राइजेस जावा बीन का यूज करते हैं। नॉर्मली हम जावा बीन्स का यूज करते हैं सिंपल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो वहां हम किसका यूज करते हैं, एंटरप्राइजेस जावा बीन का यूज करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंटरप्राइजेस जावा बीन इज वन ऑफ द सेवरल जावा एपीआई। एंटरप्राइजेस जावा बीन क्या है, हमारी एक सेवरल जावा एपीआई के अंदर ही आती है फॉर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर। वही कि हमें जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, एंटरप्राइजेस जावा बीन का यूज करेंगे। EJB एंटरप्राइजेस जावा बीन इज अ सर्वर साइड सॉफ्टवेयर एलिमेंट। ये क्या है, सर्वर साइड। अब दो चीजें होती है, क्लाइंट साइड होता है, एक हमारा होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के अंदर हमारा फ्रंट एंड पार्ट आता है, सर्वर साइड के अंदर हमारा बैक एंड पार्ट आता है, यानी हम डेटाबेस से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेटा से किस तरीके से हम डेटा फेच कर रहे हैं। तो EJB जो हमारा वर्क करता है वो कहाँ करता है, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर एलिमेंट है। दैट समराइज बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन, जो हमें बताता है कि हम बिजनेस, जब भी हम बिजनेस की कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करें तो उसमें हम क्या लॉजिक यूज करेंगे, तो वो हमारा कौन बताता है, एंटरप्राइजेस जावा बीन उसे डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच मशीन कोड एड्रेस द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम आर ऑफर्ड रिपीटेडली री इम्प्लीमेंटली बाय द प्रोग्रामर्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक ओटीपी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब
कहीं पे भी आप लॉग इन करेंगे तो ओटीपी सिस्टम एक ऐसा है जहां हर जगह यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि जो पर्सन लॉग इन कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, कि वो वैलिड पर्सन है या नहीं है। तो सेम हम ओटीपी का यूज करते हैं। अब ऐसा होता है कि ओटीपी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप जहां कितनी बार ओटीपी आता है, हमेशा यूनिक ओटीपी आता है। अब कभी दिक्कत आ गई कि हमारा रिपीटेडली ओटीपी आने लग गया, ये ओटीपी हमारा थोड़ा लेट आने लग गया। ये ऐसी प्रॉब्लम अगर एक में अकर हुई तो काफी जगह काफी एप्लीकेशंस में अकर हो सकती है। तो प्रोग्रामर क्या करता है, एक बार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया उसने, कि उसे समझ आ गया कि ओटीपी ये हमारे रिपीटेडली क्यों हो रहा है। उसने उस कोड के अंदर वो चेंज किया, वो लॉजिक को चेंज किया। अब ये जो प्रॉब्लम है अगर कहीं सी और एप्लीकेशन में आती है, किसी और सॉफ्टवेयर में आती है, तो प्रोग्रामर को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्रामर क्या करेगा, रिपीटेडली री इम्प्लीमेंट कर देगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। तो वो किसकी हेल्प से कर पाता है, एंटरप्राइजेस जावा बीन की हेल्प से, कि उसे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है, किसी और एप्लीकेशन में आ सकती है। तो जो सॉल्यूशन है उसने जावा बीन के अंदर स्टोर कर दिया, और जब आगे वो प्रॉब्लम दोबारा आकर हो किसी अदर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में, तो सिंपली उसने क्या कर दिया, प्रोग्रामर ने उसको री इम्प्लीमेंट कर दिया या रिपीटेडली उसको री इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट एंटरप्राइजेस जावा बीन का। अब टाइप्स ऑफ जावा बीन। टाइप ऑफ जावा बीन हमारा 2022 से इसमें पूछा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है हमारा सेशन बीन। सेशन बीन यानी सेशन, सेशन यानी टाइम की कितना टाइम कोई कंज्यूम करा है, इस तरीके से। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपका कुछ डेटा है, आप कोई यूजर आ रहा है और वो आपकी विजिट कर रहा है वेबसाइट को। अब आपकी वेबसाइट पे वो कितनी देर रुक रहा है, वो कौन कौन से डेटा को चेक कर रहा है, वो कौन कौन से आपका जो डेटा वेबसाइट के अंदर पोर्शन है, किस किस पोर्शन को वो ज्यादा यूज कर पा रहा है, किससे वो ज्यादा इंगेज हो रहा है, उस चीज को आप पता लगा सकते हैं सेशन बिन की हेल्प से। सेशन बिन क्या होता है कि सेशंस की कितनी देर आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे रुका, उसने क्या क्या परफॉर्म किया, तो वो चीज आप सेशन बिन की हेल्प से क्या कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं या उसे एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है। सेशन बिन कंटेन बिजनेस लॉजिक। सेशन बिन के अंदर क्या होता है, जो भी बिजनेस लॉजिक होते हैं उसके अंदर वो भी होते हैं। दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल, रिमोट और वेबसाइट क्लाइंट। वही हम इसे कब इन्वोक कर सकते हैं, लोकली भी, रिमोट भी और वेबसाइट क्लाइंट के अंदर भी इसको इन्वोक कर सकते हैं। अब हमारा जो सेशन बिन है वो भी हमारा दो टाइप के होता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बिन। अब स्टेटफुल आपको समझ आ रहा होगा, स्टेटफुल यानी स्टेट से रिलेटेड है, कि हम जो भी हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, हम उसकी स्टेट को भी क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी स्टेट क्या है। तो वही हमारी होती है स्टेटफुल सेशन बीन। स्टेटफुल सेशन बीन परफॉर्म बिजनेस टास्क विद द हेल्प ऑफ द स्टेट। स्टेटफुल सेशन बीन क्या है, हमारे बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करता है और वो हमारी क्या रखता है, यूजर की स्टेट को भी रखता है। Stateful session bin can be used to access various method call by storing the information in an instance variable। जो हमारे stateful session bin होता है उसके अंदर एक वेरिएबल होता है, यानी एक स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, और क्या होता है कि ये हमारे यूजर की स्टेट को क्या करता है, उसके भी एनालाइज करता है। स्टेटफुल। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटलेस, स्टेटलेस जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म है, एक स्टोरेज मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटलेस के अंदर, तो यहाँ कोई भी स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होता। इसमें हम कोई भी अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ हम यूजर की स्टेट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ हमें पता ही नहीं कि यूजर की स्टेट क्या है, यूजर हमारे कहाँ विजिट कर रहा है या कौन से डेटा को फैच कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें ये पता है कि यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेटफुल, ये होता है हमारे स्टेटलेस सेशन बीन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है मैसेज ड्राइवर बीन। मैसेज ड्राइवर बीन यानी कि जब भी आप लाइक सेशन बीन, इट कंटेन द बिजनेस लॉजिक, की सेशन बीन की तरह बिजनेस लॉजिक को भी कंटेन करता है। लेकिन जब भी आप इसे, आपको मैसेज ड्राइवर बीन की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज को पास करेंगे, एक मैसेज को इन्वोक करेंगे, एक मैसेज को कॉल करेंगे, जिसकी हेल्प से आप मैसेज ड्राइवर बीन का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एंटिटी बीन। एंटिटी बीन क्या होता है, इट समराइज द स्टेट दैट कैन बी रिमेनिंग इन द डेटाबेस। कुछ स्टेट ऐसी होती हैं कि डेटाबेस में रह जाती हैं, तो जो डेटाबेस में हमारी स्टेट रिमेनिंग रह गई है उनको समराइज कौन करता है, एंटिटी बीन उनको क्या करता है, समराइज करता है। नाउ इट इज रिप्लेस विद जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई। जब जावा स्टार्टिंग में थी तो जब हम यूज करते थे एंटिटी बीन का, लेकिन जैसे जैसे अपडेटेड होता रहा, वर्जन अपडेट होता रहा,
तो हमारा क्या हो गया, एंटिटी बीन इस टाइम हम करंटली यूज नहीं करते। एंटिटी बीन की हम जगह क्या यूज करते हैं, JPA, जावा परसिस्टेंस API का हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, डेटाबेस में जो हमारी स्टेट रह जाती है उनको समराइज कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारी जो एंटिटी बीन है वो भी हमारी दो टाइप की होती है। पहली क्या होता है, बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट। बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट यानी इन अ बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट टाइप ऑफ एंटिटी बीन द प्रोग्रामर हैज टू राइट द कोड फॉर डेटाबेस कॉल। अब इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर को डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए, तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड लिखना पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर उसको कौन सा, प्रोग्रामर को कौन सा डेटा चाहिए, उस डेटा के अंदर भी क्या डेटा चाहिए। तो पूरा उसको एक पूरा जब वो कॉल करेगा तो कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, किसमें, बीन परसिस्टेंस, बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंस में। हमारा नेक्स्ट क्या है, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट क्या होता है, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस आर एंटरप्राइज बीन परसिस्ट अक्रॉस डेटाबेस। यानी इसमें क्या होता है, डेटाबेस से आपको कोई भी डेटा चाहिए तो सिर्फ आपको सिंपली कॉल करनी होती है। यहाँ आपको पहले ही आपको बताया जाता है कि आपको डेटा कोई भी चाहिए तो सिंपली आप कॉल कर दो। लेकिन अगर हम देखें अपने किसके अंदर, बीन मैनेज परसिस्टेंट के अंदर, तो हमें वहां क्या करना पड़ता था, प्रोग्रामर को पूरा कोड लिखना पड़ता था कि डेटाबेस से उसको कौन सा डेटा चाहिए या क्या डेटा चाहिए। लेकिन कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ कॉल करनी होती है, सिर्फ बताना होता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, वो डेटा लाके दे देगा। तो यहाँ हमारा जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वहां कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट के अंदर वो ओवरकम कर गई। इंट्रोडक्शन टू Node.js। बेसिकली Node.js है क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इनिशियली JavaScript was used in front end only to enhance UI and interaction on website। बेसिकली अब से पहले हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट का वाइडली यूज करते थे। क्यों, क्योंकि हम जब भी फ्रंट एंड में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने यूआई को इनहेंस करना चाहते हैं कि जब भी यूजर हमारी वेबसाइट को देखे तो वो इनहेंस हो जाए, उसको कुछ अच्छा सा लगे। क्योंकि अगर यूआई अच्छा होगा तो यूजर हमारा इंटरेक्टिव होगा और हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा। इसी तरीके से हम वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उसके यूआई को इनहेंस करने के लिए हम किसका यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही Node.js आया, अब उन्होंने क्या किया, Node.js allowed developer to use same language in front end and back end, either client side and server side। जैसे ही Node.js आया, Node.js ने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप Node.js सीख लो। Node.js ने एक हमें ऐसा प्रोवाइड किया जिससे हम फ्रंट एंड और बैक एंड सेम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पर जो भी हम लैंग्वेज यूज करें वो हम सेम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द Node.js। Node.js was developed by Ryan Dell। Node.js किसने डेवलप किया, Ryan Dell ने डेवलप किया, डेवलपर थे, उन्होंने ये डेवलप किया। Node.js इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम V8 JS इंजन। अब बेसिकली Node.js क्या है, जावा रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम V8 इंजन है। यानी अब क्या है, जो हम कोई ना कोई, जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए JS इंजन का यूज करते हैं, इसी तरीके से हम किसी न किसी का इंजन का यूज करते हैं ट्रांसलेटर के तौर पे कि ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ हम किसका यूज करते हैं, V8 JS इंजन का यूज करते हैं, किसके अंदर, Node.js के अंदर। Node.js अब पहले क्या था, जावास्क्रिप्ट का जब हम यूज करते थे तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ हमारा क्या कहता था कि आप विद इन अ ब्राउजर, यानी अपने ब्राउजर के इनसाइड ही आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही Node.js आया, Node.js ने हेल्प करी कि आप ब्राउजर के बाहर भी, यानी आउटसाइड द ब्राउजर आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं। ये भी हमारी जो एडवांटेज थी ये हमारी Node.js ने दी कि हम आउटसाइड द ब्राउजर अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब जब हमारा Node.js का फर्स्ट वर्जन जब रिलीज हुआ था, लाइक 2009 में हमारा फर्स्ट वर्जन Node.js का रिलीज हो गया था। उस टाइम किसने किया था, रियान डेल ने उन्होंने ये किया था। अब Node.js जो है हमारा इवेंट ड्राइवन एक आर्किटेक्चर है जो कैपेबल है एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट के लिए, विच इज नोन एज नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। अब Node.js का एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग या आप कह सकते हैं एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो है क्या, एसिंक्रोनस क्या होता है कि हमारा जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम ऐसे नहीं कि पहली रिक्वेस्ट
जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक सेकंड नहीं होगी, या सेकंड फर्स्ट पे डिपेंड करती है, इस तरीके से नहीं। एसिंक्रोनस यानी जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई, मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल टास्क हमारे सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। जो मेन रीजन था, जो रियान डेल ने नोड.जेएस को डेवलप किया, वो मेन रीजन यही था कि जब वो पहले वर्क करते थे तो वहां क्या आता था, उन्हें प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या आती थी? ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट की, यानी ब्लॉक कर जाते थे हमारे जो टास्क आए या हमारे कोई भी हमें वर्क करना है, तो हम एसिंक्रोनसली नहीं कर पाते थे, यानी मल्टीपल चीजें एक साथ हम एक ही टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट कर पाते थे। लेकिन रियान डेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसको डेवलप करके? नोड.जेएस को डेवलप करके, जिसमें हम नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं, यानी काफी सारी मल्टीपल इनपुट हमें क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, हम उसे एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। दैट इज नॉन ऑल अबाउट नोड.जेएस इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर होगा कि नोड.जेएस हमारा क्यों आया, या नोड.जेएस हमारा है क्या। V8 जेएस इंजन ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी आगे काफी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट ही हमारा ये है कि V8 इंजन बेसिकली है क्या। अब V8 इंजन किसने डेवलप किया? V8 इंजन जो है वो हमारा गूगल का है, गूगल ने डेवलप किया था अपना V8 इंजन। अब ये V8 इंजन बेसिकली करता क्या? अब हम बोल रहे हैं V8 इंजन, V8 इंजन, अब V8 इंजन है क्या? V8 इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। अब हम जो कोड लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? आप बताओ, मशीन के लिए लिख रहे हैं या ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं? अब सब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों के लिए लिख रहे हैं, मशीन के लिए भी लिख रहे हैं, ह्यूमन के लिए भी लिख रहे हैं। लेकिन हम जो कोड वहां लिख रहे हैं वो हम एक, आप इंडिविजुअल तो वर्क नहीं करेंगे, ग्रुप में वर्क करेंगे। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर वर्क करेंगे तो आप जो कोड लिख रहे हैं वो सबसे पहले ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं, यानी जो आपके ग्रुप में मेंबर है, जो आप लिख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए सबसे पहले, उसके बाद मशीन को आ जाए। ठीक है, तो V8 इंजन हमारा क्या करता है? ह्यूमन रीडेबल कोड को, जो हम लिख रहे हैं उस कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जिसकी हेल्प से मशीन क्या कर पाती है? उसे अंडरस्टैंड कर पाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात एक है कि हम देखते हैं कि C++ जो लैंग्वेज है वो आज भी काफी लोग सीखते हैं। नोड.जेएस काफी पॉपुलर है, लेकिन जो V8 इंजन, जो इसकी आप देखोगे ना, जैसे V8 इंजन जो हमारा है वो पता है आपको किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? वो हमारा C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। V8 कैन बी एम्बेडेड इनटू C++ एप्लीकेशन। इसमें काफी सारी लैंग्वेज यूज है, जावा स्क्रिप्ट भी है V8 इंजन को डेवलप करने के लिए, काफी सारी लैंग्वेज यूजेस है। लेकिन जो मैक्सिमम, यानी मैं आपको बताऊं, मुझे परसेंटेज तो बिल्कुल एक्चुअल याद नहीं है, लेकिन काफी मैक्सिमम परसेंटेज जो इसमें है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया वो है हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप समझो C++ भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, V8 क्या है? जावा स्क्रिप्ट इंजन। जो मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हमारा V8 इंजन है वो हमारा एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो हमारा होता है एक्मा स्क्रिप्ट। आप याद रखिए, एक्मा स्क्रिप्ट, ECMA। जो हमारा V8 इंजन है वो हमारा एक्मा स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करता है। अब एक्मा स्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा स्क्रिप्ट है ना, इसी तरीके से एक एक्मा स्क्रिप्ट है। तो V8 इंजन हमारा एक्मा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि V8 इंजन हमारा क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोड.जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स मेंटेन बाय ओपन.जेएस फाउंडेशन। अब बेसिकली आप देख रहे हो कि वर्जन हमारे अपडेट होते रहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो पाइथन के भी वर्जन अपडेटेड होते रहते हैं, नोड.जेएस के भी, जावा स्क्रिप्ट के भी। अब ये वर्जन अपडेट कौन करता है? कोई तो फाउंडेशन होगी, कुछ तो डेवलपर्स एक साथ बैठे होंगे जो इस पे वर्क करते हैं। तो नोड.जेएस की ओपन.जेएस फाउंडेशन है, जहां काफी सारे डेवलपर्स मिलकर वर्क करते हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। ठीक है, जेएस रन टाइम एनवायरमेंट दैट कैन रन ऑन विंडो, लिनक्स और मोर। वही जेएस रन टाइम एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि जो हम अपना कोड लिख रहे हैं वो हम विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं और किसी अदर पे भी रन कर सकते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। नोड.जेएस हेल्प अस टू रन जेएस आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर। वही मैंने जो आपको पहले बताया कि हम जब जावा स्क्रिप्ट में बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम अपने कोड को रन करते हैं तो विद इन अ ब्राउजर ही हमें रन करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही नोड.जेएस आया तो नोड.जेएस ने हमें एक ऐसे प्रोवाइड किया कि हम जो अपना कोड है उसे आउटसाइड द ब्राउजर भी रन कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट V8 इंजन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ नोड.जेएस। अब हमने नोड.जेएस देख लिया, V8 इंजन के बारे में देख लिया, तो थोड़ी हम इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि हमारा नोड.जेएस किस तरीके से डेवलप हुआ।
सबसे पहले हमारा नोड.जेएस जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो हमारा 2009 में हुआ था। किसने किया था? रियान डेल स्टार्ट नोड.जेएस। रियान डेल ने क्या किया था? स्टार्ट किया था नोड.जेएस को क्रिएट करना। अब रियान डेल को मैंने आपको बताया इनिशियली उनको क्या दिक्कत आती थी, वही ब्लॉकिंग सर्वर्स की, कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक टाइम पे हैंडल नहीं कर पाते थे। उस चीज को, वो प्रॉब्लम उन्हें इतनी आती थी, उन्होंने सोचा कि मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। उनको उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रियान डेल ने क्या किया? नोड.जेएस को स्टार्ट किया। इनिशियली स्टार्ट ऑन फायरफॉक्स। इनिशियली जब उन्होंने वो किया था ब्राउजर फायरफॉक्स उन्होंने यूज किया था नोड.जेएस के लिए, लेकिन फायरफॉक्स उन्होंने 2 दिन बाद ही, आप ये समझो कि जिस दिन उन्होंने स्टार्ट किया था ना फायरफॉक्स पे वर्क करना, उससे 2 दिन बाद ही उन्होंने स्विच कर दिया। आफ्टर 2 डेज वो स्विच हो गए गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम V8 इंजन पे वो 2 दिन बाद ही स्विच हो गए, उन्होंने उस पर ही वर्क किया। ठीक है। लेटर ऑन कुछ रियान डेल जो थे वो वर्क करते रहे नोड.जेएस पे, और उन्होंने नोड.जेएस को क्या कर दिया? नोड.जेएस को नॉन ब्लॉकिंग सर्वर के तौर पे उन्होंने उन्होंने क्रिएट कर दिया। वही इसमें लिखा हुआ है, रियान डेल डेवलप नॉन ब्लॉकिंग सर्वर विच हेल्प इन मल्टीपल रिक्वेस्ट विद थ्रेड्स। इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम एग्जीक्यूट एक टाइम पे कर पाते थे, जिससे जो हमारी प्रॉब्लम थी ब्लॉकिंग प्रॉब्लम, वो हमारी क्या हो गई? रिजॉल्व हो गई। अब इन 2010 एनपीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब 2010 में हमारा एनपीएम इंट्रोड्यूस हुआ। एनपीएम है क्या? एनपीएम अब हम देखेंगे आगे अच्छे से कि एनपीएम आप एक ये समझ लीजिए एक पैकेज है, पैकेज मैनेजर है, जहां हम अपना कोड एक पैकेज में करके वहां रख सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़े वहां से एनपीएम से लिया और हमने एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है। 2011 में विंडो सपोर्ट फॉर नोड.जेएस। 2011 में जो विंडो है, विंडो भी हमारा नोड.जेएस को क्या करने लगा? सपोर्ट करने लगा। इन 2012 रेयान लेफ्ट द नोड.जेएस टीम। इन 2012 में रेयान ने नोड.जेएस को, कि जो भी नोड.जेएस की टीम थी, रेयान डेल वहां से चले गए। अब किसने आगे बढ़ाया? क्योंकि नोड.जेएस का वर्जन तो आज भी अपडेट होता रहता है। इसाक बिकम द न्यू लीडर। अब इसाक नाम के एक डेवलपर थे, वो हमारे न्यू लीडर बन गए थे। इन 2014 बिकॉज ऑफ द स्लो पीस ऑफ डेवलपमेंट इन नोड.जेएस, हमारे 2014 में एक प्रॉब्लम आई कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस था नोड.जेएस में, वो क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा स्लो होने लग गया। इन 2015 फेडर एंड जॉइंट मर्ज एंड नोड.जेएस फाउंडेशन। अब 2 फाउंडेशन मर्ज हो गई। कौन कौन सी? फेडर एंड जॉइंट ने मर्ज करा नोड.जेएस फाउंडेशन के साथ। ठीक है। 2019 में जेएस फाउंडेशन एंड नोड.जेएस फाउंडेशन मर्ज एंड ओपन जेएस फाउंडेशन। यहाँ क्या हुआ? हमारी 2 फाउंडेशंस मर्ज हुई और उन्होंने क्या बनाया? ओपन जेएस फाउंडेशन बनाई। ठीक है। अब ये सब क्या था? ये था हमारा कि किस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री थी थोड़ा नोड.जेएस की, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा क्या है? एनवायरमेंट सेटअप। एनवायरमेंट सेटअप यानी हम किस तरीके से इसको डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे। अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वहां हम उसको अच्छे से देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं नोड जेएस का इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, कि मतलब नोड जेएस आपको पता ही है क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। पहले हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ अपने जो ब्राउजर्स होते थे उसी में रन कर पाते थे, लेकिन अब हम उसे कहीं पर भी रन कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम नोड जेएस के जो इन्वायरमेंट है उसे कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा आपको। बस क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन्हें फॉलो करना है और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले ये स्टेप्स देख लो। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे ना, आपको बस क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो। ब्राउजर कोई भी एक चूज कर लो, चाहे क्रोम या फिर ब्रेव। मैं यहाँ पे ब्रेव का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिखना है क्या, नोड जेएस डाउनलोड। ठीक है, आपने जैसे नोड जेएस डाउनलोड लिखा, आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिखूंगा नोड जेएस डाउनलोड। यहाँ पर मेरे को पहली वेबसाइट जो मिल रही है नोड जेएस की है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास तो एक ऑप्शन है, आप पैकेज मैनेजर मतलब कि कमांड वगैरह लिखकर डाउनलोड करो, पर आपको क्या करना है, ईजी जाना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे जाना है। ठीक है, प्री बिल्ड इंस्टॉलर पे यहाँ पर आपको पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। आप इधर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। और यहाँ पर ये जो सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, आप इन सबको चेकआउट कर सकते हो, है ना। आपको वैसे जो डिफ़ॉल्ट मिलेगा ना, वो आपके सिस्टम के लिए बेस्ट रहेगा। या तो आपका माइक्रो विंडो होगा तो आप उसे सेलेक्ट कर लो, या तो आपका वो है मैक है तो सेलेक्ट कर लो। और आप इसे क्या करो, जस्ट क्लिक करो, और जैसे आप कोई एप्लीकेशन करते हो ना इंस्टॉल, उसी की तरह से इंस्टॉल कर लो। ठीक है, वैसे तो मेरी में पहले से इंस्टॉल है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा इंस्टॉल हो ही गया है कंप्लीट।
बस यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और जैसे आप इंस्टॉल करते हो ना वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी, बस यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट का बटन आ गया। अभी ये क्लिक करो इस पर और एक्सेप्ट कर दिया हमने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, कहाँ पर आपको सेव करना है इसे, नेक्स्ट किया, देन इंस्टॉल, ठीक है। अभी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे एक परमिशन मांगता है जब भी आपके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। सो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है, आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। सो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि आपका जो सिस्टम में जो नोड जैसे वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको सेकंड स्टेप पर मूव करो, आपको दो कमांड रन करनी है, आपको बस एक नोड वर्जन एंड npm वर्जन, ठीक है। आपको बस ये दोनों कमांड चला के देखनी है और अगर ये चल जाती हैं तो आपका हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। सो आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करोगे आपको टर्मिनल में यहाँ पर एक पूरा इंटरफेस मिल जाएगा। आपने अगर पहले चलाया तो वैसे आप थर्ड ईयर में हो, आपने चलाया होगा। यहाँ पर आपको लिखना है क्या, नोड और हाइफन लगा के वी, ठीक है, हाइफन वी। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, एंटर दबाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ वर्जन मिलेगा, ठीक है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना तो आपको इस वर्जन इतना होना चाहिए या तो इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसके बाद क्या लिखना है, आपको इसके बाद लिखना है npm हाइफन वी, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक स्टेप बता रहा हूँ, जैसे ही आप लिखोगे आपको ये पे भी वर्जन पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो, आपको ये दोनों वर्जन देख लेने हैं और आपके जो वर्जन होने चाहिए दोनों वो इतने होने चाहिए या तो इससे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद अपडेट ही आएगा, नीचे तो जाने नहीं वाला, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कि हमारा जो सिस्टम के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल है, ठीक है। इतना अब हमें पता चल गया। अब हमारी देखो यहाँ पर है ना, अब हम यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है या कोड है हम उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसे, हम उसे जस्ट यूज करेंगे नोड कीवर्ड का और हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपका जो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया आपका रैपल, ठीक है। अभी हमारे जो आगे सिलेबस में है REPEL, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, रैपल। अब इस रैपल की हेल्प से हम यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या क्या करा सकते हैं। आर का मतलब है रीड, ई का मतलब है एवुलेट और बी का मतलब पी का मतलब है क्या, प्रिंट, और एल का मतलब है लूप, ठीक है। आप ये चार काम कर सकते हो इस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो, ये जो चारों काम है आप ये कर सकते हो, लेकिन अब देखो ये काम तो बस आप इसके अंदर ही कर सकते हो, टर्मिनल के अंदर। अभी मैं आपको जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन करके दिखाऊंगा इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि आप पूरी की पूरी फाइल एक साथ रन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपने कमांड लिखा और आपने एंटर दबाया, आपका कोड रन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वेर A = 1 और 10, और अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कंसोल करके इसे प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट कराते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जावास्क्रिप्ट पता है तो आपको पता होगा कि ये बेसिक कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। अब एज अ कैलकुलेटर भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये है कि मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे तो रन हो रही है, लेकिन अब अगर आपको अपना प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना है या फिर कुछ मतलब प्रोजेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पर तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस का यूज़ नहीं करोगे। आप किसका यूज़ करोगे, आप VS कोड का यूज़ करोगे या फिर कोई भी IDE का यूज़ करोगे जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मिले, जहाँ पर आप उसे यूज़ कर पाओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। आपको अब जाना है IDE यानी कि VS कोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपको VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, जस्ट ब्राउजर पे जाओ, लिखो क्या, VS कोड डाउनलोड, ठीक है, या फिर इंस्टॉल। आपका जो VS कोड है बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अपना जो भी मतलब आपको सिस्टम में सही लगता है, जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली एक आपको है ना यहाँ पर जैसे ये आ गया, अब आपको एक फोल्डर बना लेना है न्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नोड YT, तो नोड जेएस YT बना लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा ये फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको VS कोड के अंदर फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। कैसे ओपन करोगे, आप या तो यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे पहले मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विथ कोड, ठीक है। इस पर क्लिक करो और आपका ये VS कोड के अंदर ये जो फोल्डर है ओपन हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फाइल बना सकते हो, उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के, और अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर मतलब VS कोड के अंदर रन करा सकते हो, ठीक है। अपने टर्मिनल पर रन करा सकते हो नोड जेएस की हेल्प से। मतलब समझ रहे हो नोड जेएस कितना पावरफुल है। अब देखो यहाँ पर हमने फाइल बना ली hello.js और
हेलो डॉट जेएस के अंदर हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ये कोड लिख लिया कि लॉग डॉट जेएस जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है और आपको यूज़ करना है कि इसका नोड कीवर्ड का, ठीक है। आपने लिखा क्या, नोड, और आगे आपको क्या लिखना है, जो भी आपकी फाइल का नाम है आपने वो लिख देना है, ठीक है। जैसे आपने हेलो वर्ल्ड डॉट जी एस, आपने आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आपने ये लिखा और आपको क्या कर देना है, क्लिक एंटर। जैसे आपने एंटर क्लिक किया, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है। यहाँ पर अब कोई भी आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है। सो सब कुछ कंप्लीट है। अब आपने देखो यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, ये पांचों स्टेप्स हैं। ये पांचों स्टेप्स आप पेपर में भी लिख कर आ सकते हो अगर पूछते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको रेपल का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर आपने, चलो आगे वीडियो देखो। थैंक यू सो मच। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वर। आई होप सर्वर से पहले आपने जो नोड.जेएस का सेटअप था वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो हमारा सर्वर है क्या? अ सर्वर इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। अब क्लाइंट के साथ यानी हमारे साथ कौन कम्युनिकेट करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल क्रोम पे लिखा कि आपको क्या चाहिए, आपको वेब टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4 के नोट्स चाहिए। अब आपने वहां सर्च किया, अब ये आपको डेटा कौन ला के देगा? आपकी वो समझ कौन रहा है? तो वो कौन समझ रहा है? हमारा सर्वर। सर्वर हमारा एक वो पर्सन है जो कम्युनिकेट करता है क्लाइंट से, यानी हमसे कम्युनिकेट करता है कौन? सर्वर। अब आप सर्वर को एक तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल लेंगे हम रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट के अंदर आप गए, आपने वहां देखा मेन्यू कार्ड था, मेन्यू कार्ड में आपने देखा कि हाँ चाइनीज खाना मिलता है, आपको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें थी, चिल्ली पटेटो। आपने ऑर्डर किया कि मुझे चाउमीन और चिल्ली पटेटो चाहिए। आपने चाउमीन और चिल्ली पटेटो, आपने वेटर को बुलाया, वेटर को आपने बताया कि आपको क्या चाहिए, चाउमीन और चिल्ली पटेटो चाहिए। तो जो वेटर है वो हमारा सर्वर का वर्क कर रहा है। वेटर ने आपकी बात समझी कि आपको क्या चाहिए, फिर वेटर गया शेफ के पास, उसने शेफ को ऑर्डर दिया। शेफ क्या है? हमारा डेटाबेस, जहां से हमारा डेटा आएगा। अब भाई अब हमारा खाना कहाँ से बन के आएगा? शेफ के पास से ही। तो शेफ हमारा एज अ डेटाबेस वर्क कर रहा है। तो डेटाबेस से शेफ को पता चला ठीक है आपको ये चाहिए। शेफ ने खाना बनाया, चाउमीन और बना चिली पटेटो बनाए और वेटर को बुलाया और आपको सर्व करा दिया। तो आई होप ये एनालॉजी आपको समझ आई होंगी कि जो हमारा सर्वर है वो हमारा वेटर है। को समझ आया कि सर्वर हमारे क्या वेटर है। जिस तरीके से हमारा वेटर वर्क करता है इसी तरीके से हमारा सर्वर वर्क करता है। अब आपने वहां लिखा वेब टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 4, अब उसको अंडरस्टैंड कौन कर रहा है? हमारा सर्वर अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमें कौन सा डेटा लाकर उसको देना है, ठीक है। तो इस तरीके ये होता है हमारा सर्वर। आई होप आपको क्लियर होगा। A server is a computer program that responsible for preparing and delivering data to other computers। वही जो हमारा सर्वर ही रेस्पॉन्सिबल होता है आपको डेटा कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, आपको डेटा डिलीवर करने के लिए जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? हमारा सर्वर। वो आपके डेटा को समझता है, फिर वो डेटा बेस से आपको डेटा लाकर भी देता है। जिस तरीके से वेटर आपका समझता है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद वो शेफ के पास जाता है, फिर उसके बाद आपको सर्व भी तो करता है। इसी तरीके से हमारा सर्वर वर्क करता है। पहले आपको वो समझेगा, उसके बाद वो जो भी आपको डेटा चाहिए उसको प्रिपेयर करेगा और आपको डिलीवर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वेब पेजेस, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ सर्वर इन नोड.जेएस वाया एक्सप्रेस पैकेज। अब आप सर्वर किस तरीके से क्रिएट करेंगे? नोड.जेएस में हमारे एक एक्सप्रेस पैकेज होता है जिसकी हेल्प से आप सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हम देखेंगे कि हमारा एक्सप्रेस क्या होता है आगे। अब ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो सर्वर है वो किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। अब क्लाइंट ने गूगल.com क्या है? गूगल.com आपने लिखा तो वो क्या, आपको गूगल.com पे आपने लाइक कुछ भी लिखा वहां, वो रिक्वेस्ट जाती है हमारी सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, किस तरीके का डेटा चाहिए, फिर वो डेटा आपको डेटाबेस से लाकर देता है। सर्वर का होता है ये क्या है। अब मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, इनिशियली जेएस वाज द मेन लैंग्वेज विच वाज यूज्ड इनसाइड द ब्राउजर। मैंने आपको क्या बताया था, हम सबसे पहले किसका यूज करते थे? जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे इनसाइड द ब्राउजर। लेकिन जैसे नोड.जेएस है, नोड.जेएस के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने आउटसाइड द ब्राउजर भी हम कोड को रन कर सकते हैं वही। बट आफ्टर नोड.जेएस वी कैन रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। अब आउटसाइड द ब्राउजर भी रन कर सकते हैं और नोड.जेएस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को सर्वर के ऑन द सर्वर भी हम रन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? नोड.जेएस की हेल्प से। अब आपने गूगल पे कुछ भी लिखा, आपने वहां पे कुछ भी सर्च करा, रिक्वेस्ट गई हमारी सर्वर के पास, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड किया आपको कौन सा डेटा चाहिए, फिर वो डेटाबेस से डेटा लेके आया, फिर उसने आपको रेस्पॉन्स दे दिया और वो आपको
डेटा मिल गया। अभी बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क होता है, ऐसे नहीं कि मिनट ले जाता है या बहुत ज़्यादा सेकंड लग जाती है, नैनो सेकंड लग जाती है, और भी से कम ज़्यादा सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि आप जैसे सर्च करते हैं आपको तुरंत मिल जाता है। तो बिहाइंड द सीन हमारे यही सर्वर का वर्क होता है कि सर्वर आपकी समझता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा सर्वर होता क्या है। अब अब ये एक और डायग्राम है, इसमें क्या है, जैसे वर्क स्टेशन हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये इंटरनेट के थ्रू ही हम सर्वर से कांटेक्ट कर पाते हैं। अब ऐसे नहीं कि आपके पास नेट नहीं है और आप सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही आप सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएंगे, सर्वर से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, ये दैट्स ऑल अबाउट सर्वर। आई होप आपको सर्वर क्लियर होगा कि सर्वर हमारा है क्या। अब बढ़ते हैं एनपीएम। अब एनपीएम की फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर पहले थी, आज आप देखेंगे एनपीएम की फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर है ही नहीं। क्योंकि इनिशियली आप पहले जाएंगे तो नोड पैकेज मैनेजर क्यों थी, क्योंकि एनपीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैकेज, अपने कोड को वहां स्टोर कर सकते हैं, एक पैकेज के फॉर्म में अपने कोड को वहां स्टोर कर सकते हैं, और उस कोड को कोई भी ऑल इन ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई भी उस कोड को यूज कर सकता है। सबसे पहले क्या था, वहां जो कोड, मतलब जो आप पैकेज वहां रखेंगे, तो पहले वहां नोड के, यानी नोड जैसे रिलेटेड जो भी पैकेज थे वो आपको एनपीएम पे मिलते थे, लेकिन एट दिस टाइम वहां ऐसा कुछ नहीं है। नोड जैस का नहीं, वहां किसी के भी आपको, आप खुद अपना जावा स्क्रिप्ट का हो गया, सी प्लस प्लस का हो गया, पाइथन का हो गया, किसी भी लैंग्वेज के पैकेजेस आप बना के एनपीएम पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एट दिस टाइम। इसलिए अब उसकी फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर है ही नहीं। अब एनपीएम की फुल फॉर्म कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस आप ये समझिए वो क्या है, पैकेज मैनेजर। अब पैकेज मैनेजर को, अब एनपीएम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, हमारा एक वो होता है, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे आप सिंपली क्या करते हैं, कुछ भी आपने कोई भी गेम बनाया, आप वहां क्या करते हैं, वहां जाके उसको लॉन्च कर देते हैं। गेम बनाया, कोई आपने वेबसाइट, कुछ भी आपने डेवलप किया, तो वो आप क्या करते हैं, अपना प्ले स्टोर पे जाकर क्या करता है, प्ले स्टोर पे जाके स्टोर कर देते हैं। वहां क्या होता है, वहां से कोई भी आकर प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी प्ले कर सकता है। जैसे कि आप एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, आईओएस में जाएंगे वहां ऐप स्टोर होता है, सेम ही वर्क हमारा होता है एनपीएम। एनपीएम हमारा सेम है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर जैसा, जहां हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हम क्या करते हैं, गेम वगैरह कोई भी हमारा ऐप हुआ उसको वहां स्टोर करते हैं। एनपीएम पे हम क्या करते हैं, कोई भी पैकेज को स्टोर करते हैं। पैकेज हमारा क्या होता है, पैकेज होता है एक बंच ऑफ कोड, कि हमारा कोई भी कोड हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी भी रिलेटेड से, कि रैंडम जोक का हमारा, कोई भी रैंडम जोक हमारा एक पैकेज है, वहां हमारा उसका कोड पूरा अवेलेबल है एनपीएम पे। सिर्फ आपको क्या जाना है, वहां से उसका एक यूआरएल होगा, वो एक लिंक होगा, आपको उसको कॉपी करना है, अपने वीएस कोड में उसको इंस्टॉल करना है, तो आपके पास जो भी उसका कोड है आप उसको यूज कर पाएंगे। अब आपको स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको रैंडम जोक के लिए बिल्कुल स्क्रैच से 1 to 1 लाइन लिखनी पड़ेगी, नहीं। आप सिंपली उस पैकेज का यूज कर उस की फंक्शनैलिटी को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। ये होता है एनपीएम। एनपीएम आई होप आपको क्लियर होगा कि एनपीएम बेसिकली हमारा है क्या। सिंपल याद रखिए एनपीएम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर की तरह। ठीक है, अब पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड एनपीएम इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलपर इजी शेयर डाउनलोड एंड मैनेज कोड लाइब्रेरीज और पैकेज व्हेन बिल्डिंग एप्लीकेशन विद नोड.जेएस। हमारा एनपीएम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। अब उन्हें स्क्रैच से कोड नहीं लिखना, उन्हें क्या करना है, सिर्फ जो भी अगर लाइब्रेरी चाहिए, उन्हें कोई भी पैकेज चाहिए, वो एनपीएम पे जाएंगे, वहां से उस पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे अपने वीएस कोड में और उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इमेजिन एनपीएम एज अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ प्री बिल्ड कोड पीस ईच सॉल्विंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम। एनपीएम क्या है, एक ह्यूज लाइब्रेरी, ऐसी नहीं कि आप उसमें 4-5 पैकेज पड़े हैं, काफी लाखों अगर आप देखेंगे इस टाइम शायद 8 लाख के भी ऊपर हमारे पैकेजेस हैं एनपीएम पे। एनपीएम क्या है, ह्यूज लाइब्रेरी है जिसपे हमारे कोड पीसेस, यानी प्री बिल्ड कोड पीसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को वहां सॉल्व करते हैं। कोई हमारा रैंडम जोक के लिए है, कोई हमारा रैंडम इमेजेस के लिए है, कोई हमारा इमेज प्रोसेस, यानी इमेज को डेवलप करने के लिए है,
एआई के लिए, काफ़ी सारे का आप समझ लो ना, लाखों करोड़ों वहाँ पैकेजेस हैं। आप वहाँ से जाके उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने प्रॉब्लम्स को एनपीएम की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी पीस ऑफ कोड फ्रॉम स्क्रैच यू कैन यूज एनपीएम टू फाइंड द इंस्टॉल पैकेज क्रिएट बाय अदर्स। अब आपको स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल आप 1 to 1 लाइन लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एनपीएम पे जाना है, वहां से उसका लिंक लेना है और आपको क्या करना है, अपने यहाँ इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको कितना बेनिफिट हो गया, कितना आपका टाइम बचा, कितना आपकी एनर्जी बची, कितना आपका दिमाग बचा, क्योंकि आप जब भी उसमें कोड लिखेंगे एरर आएंगे, आप उसको रिजॉल्व करेंगे, ये करेंगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा। एनपीएम ने कितना आपका काम आसान कर दिया। जो भी आपको चाहिए आप एनपीएम पे जाइए, कोई भी आपको पैकेज हर यानी आप समझिए इस टाइम एनपीएम पे इतने पैकेजेस हैं कि आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा, हर टाइप का पैकेज आपको मिल जाएगा। वहां से जाइए, सिर्फ उस पैकेज को इंस्टॉल कीजिए और आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, तो एनपीएम हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत मेन रोल प्ले करता है। वही मैंने इसमें लिखा हुआ है, इन दिस टाइम एनपीएम इज अ प्लेटफॉर्म सेम एज प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। अगर हम इस टाइम देखें तो एनपीएम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, जैसे हमारा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर करता है। प्ले स्टोर ऐप स्टोर क्या ही करते हैं, उस पर हम जाके जिस तरीके से अपने ऐप या उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम एनपीएम पे जाके किसी भी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। एट दिस टाइम वी कैन अपलोड द कोड इन द फॉर्म ऑफ पैकेज इन एनपीएम प्लेटफॉर्म। अब एनपीएम पे आप कोड, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा है क्या, प्ले स्टोर पे आप कुछ भी कर देंगे, कुछ भी डाउनलोड कर देंगे, और सॉरी कुछ भी स्टोर कर देंगे। वहां पे क्राइटेरिया है कि आपको ऐप स्टोर करने हैं, आपको इस तरीके के ऐप स्टोर करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनपीएम पे सिर्फ आप कोड ही अपलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। पैकेज क्या है, एक बंच ऑफ कोड की, एक कोड को एक आप ये समझ लीजिए कि एक फोल्डर में आपने काफी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी कर दी और उस फोल्डर को हम कहते हैं पैकेज। ठीक है, आप कोड को अपलोड कर सकते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। राइट नाउ एनपीएम कंटेन ओवर 8 लाख पैकेज फ्रॉम वेरियस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम फ्रंट एंड रोबोटिक्स। आपको मैंने क्या बताया कि इतने सारे एनपीएम पे इस टाइम हम देखें तो इतने पैकेजेस हमारे एनपीएम पे अवेलेबल हैं। वो फ्रंट एंड से रिलेटेड भी हैं, रोबोटिक्स से भी रिलेटेड हैं, रैंडम जोक हो गया, बैक एंड से भी रिलेटेड है। इतने सारे पैकेजेस है कि सिर्फ आपको वहां जाके इंस्टॉल करना है और इसके ऐसे कोड लिखने की आपको जरूरत है ही नहीं। तो एनपीएम बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है, सीपीयू इंटेंसिव वर्क कैन नॉट डन बाय द नोड जस्ट लाइक इमेज प्रोसेसिंग। अब सीपीयू इंटेंसिव वर्क क्या हुआ, जैसे इमेज प्रोसेसिंग करना। अब क्या इमेज प्रोसेसिंग कर पाएंगे नोड जेस, अब हम सीपीयू इंटेंसिव वर्क नोड जेस से नहीं करा सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो गया, तो ये हमारा नोड जेस नहीं करेगा। आप सोचो कि नोड जेस हमारी इमेज प्रोसेसिंग कर दे, नहीं, ये सब नहीं करेगा। जो उसका वर्क है वो वही करेगा, लेकिन सीपीयू इंटेंसिव वर्क नहीं करता हमारा नोड जेस। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एचटीटीपी मेथड्स। एचटीटीपी मेथड्स अब हमारे क्या होते हैं, अब आप सर्वर से डेटा चाहिए आपको। अब डेटा आप क्या चाहिए, आप डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं कि आपको किस फॉर्म में डेटा चाहिए, आप भेज रहे हैं तो किस फॉर्म में डेटा भेज रहे हैं। ये हमारा होता है गेट होता है, पोस्ट होता है, पैच होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। अब गेट क्या होता है, टू रिसीव डेटा, सिर्फ आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू वांट टू रीड अ बुक ऑन अ लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में गए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बुक को रीड करना है। आपको उस बुक में कोई भी चेंजेस नहीं करने, आपको उस बुक के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वो बुक चाहिए और आपको रीडिंग करनी है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, रीड करना है डेटा, डेटा के साथ कुछ अपडेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, गेट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, पहला होता है हमारा गेट। अगर आपको सर्वर से सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए, कुछ आपको अपडेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो गेट मेथड का आप यूज करेंगे, आप सर्वर से डेटा ले लेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा पोस्ट। पोस्ट होता है आप सर्वर को डेटा भेज रहे हैं, डेटा लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गेट, भेजने के लिए, सेंड करने के लिए हमारा पोस्ट मेथड यूज होता है। टू सेंड और सबमिट डेटा टू द सर्वर, यूजुअली टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपने कुछ न्यू क्रिएट किया है, आप सर्वर पे भेजना चाहते हैं, सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए आप कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करेंगे, पोस्ट एचटीटीपी मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जब इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं, तो जब आप पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेथड। तो वहां आप किसका यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैच। पैच हमारा अपडेट करने के लिए, आपको कुछ भी अपडेट करना है,
लाइक कैप्शन अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैप्शन लिखा अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, आपको उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए आप पैच मेथड का यूज करेंगे। वही लिखा हुआ है टू पार्शियली अपडेट ऑन द डेटा ऑन द सर्वर, पार्शियली यानी कुछ पोर्शन। अब आपको जो आपने कैप्शन लिखा हुआ है, आपने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी, लाइक अपना नेम कुछ भी अपने पोस्ट के बारे में आपने कुछ गलत लिख दिया या गलत इमोजी आपसे हो गई वहां, तो आप क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा सा पोर्शन आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, पैच मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है पुट, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। अब फुल डेटा को अपडेट करना है, अब हमें कोई कैप्शन अपडेट नहीं करना, अब हमने जो भी डेटा भेजा है उसे पूरे डेटा को अपडेट करना है। फुल डेटा को अपडेट करने के लिए हम पुट मेथड का यूज करेंगे, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। फुल डेटा अपडेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, पुट मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट। अब डिलीट तो आपको पता चल रहा होगा, डिलीट एज द नेम सजेस्ट कि हमें कोई भी सर्वर से डेटा हमें क्या करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, डिलीट का यूज करेंगे, सिंपली सर्वर से डेटा को डिलीट करने के लिए। अब ये जो हमारे HTTP मेथड्स है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा, ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्लाइंट होता है ना, जैसे क्लाइंट हम है, तो हम किसके साथ, हमारे बीच में हमारे पास क्या होता है, सर्वर होता है, फिर सर्वर किससे इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। जब आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां आप यूज करते हैं इन HTTP मेथड्स का, कि आपको गेट यूज करना है, पोस्ट यूज करना है, आपको सर्वर से क्या चाहिए। अगर आपको सिर्फ डेटा चाहिए तो गेट का यूज करेंगे, डेटा भेजना है पोस्ट का यूज करेंगे, डेटा अपडेट करना है, पार्शियली डेटा अपडेट करना है, पैच का यूज करेंगे, फुल्ली डेटा अपडेट करना है, पुट का यूज करेंगे, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट का यूज करेंगे, डिलीट मेथड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे वर्किंग प्रोसेस होता है HTTP मेथड्स का। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनका यूज हम कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है JSON, जेसोन। अब जेसोन क्या है, JSON is a bit like the organized form for exchanging data between computer। अब आपको सबसे पहले आपको पता है कि आप डेटा से तो डील करेंगे ही करेंगे, जब भी आपको अपना डेटा एक्सचेंज करना हो और किसी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना हो, तो आप किसका यूज करेंगे, जेसोन का यूज करेंगे। अब हम इसे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर फ्रेंड, आप एक मैसेज अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, एंड यू वांट टू, अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है, आपका नेम हो गया, एज हो गया, हॉबीज हो गई, कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। अब आपको ऑर्गेनाइज करना है उस इंफॉर्मेशन को इस वे में कि आप जब उसको सेंड करें तो आप भी समझ पाए आप क्या डेटा भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो भी समझ पाए। अब ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी भेज देंगे, किसी भी लैंग्वेज में भेज देंगे। अगर आपका फ्रेंड जो है हिंदी जानता है तो आप हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे, इंग्लिश जानता है इंग्लिश में करेंगे, पंजाबी जानता है पंजाबी में करेंगे। तो ये क्या है, जेसोन हमारा क्या करता है, हमारे जो भी हम डेटा भेज रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, ताकि हमारा जो एक्सचेंज है, यानी जब हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों उस डेटा या इंफॉर्मेशन को समझ पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया ना कि हम एक फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, तो आप भी समझ पाए और आपका फ्रेंड भी समझ पाए, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, जेसोन फॉर्मेट का यूज करेंगे उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अब जेसोन इज अ लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट होता है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ये क्या करता है, डेटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डेटा को स्ट्रक्चर करता है, ताकि हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों ही उसको अंडरस्टैंड कर पाए। जेसोन इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रिंग। जब भी आप डेटा सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, हमेशा जेसोन फॉर्मेट में वो स्ट्रिंग में ही लिखा होगा, कुछ भी हो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा। ठीक है, अब ये हमारा होता है जेसोन, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेसोन हमारा होता क्या है। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपली आपको क्या याद रखना है, ये हमारा किस चीज के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को। अब हमारा जब आप npm को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास दो पैकेजेस आएंगे, पैकेज डॉट जेसोन, पैकेज लॉग डॉट जेसोन। ये आपको दो पैकेजेस मिलेंगे जब भी आप अपने उसमें npm को इंस्टॉल करेंगे। अब ये दो पैकेजेस npm के साथ ही आते हैं जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो जब पैकेज डॉट जेसोन और पैकेज लॉग डॉट जेसोन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये बेसिकली होते क्या है, अभी पता तो होना चाहिए कि हमारे साथ npm के साथ npm के साथ हमारा आ रहे हैं जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बेसिकली इनका मीनिंग क्या है। तो पैकेज जेसोन हमारा होता है क्या, टू एंश्योर अ लिस्ट ऑफ पैकेज विद देयर वर्जन। अब बहुत सारे हमारे पैकेजेस होते हैं, लाइक हमारा लेटेस्ट वर्जन, हमारा वर्जन क्या क्या चल रहे हैं, तो जो सारे वर्जन की लिस्ट होती है वो हमारी होती है पैकेज डॉट
जेसोन के अंदर हमारा नोड जैसा कौन सा वर्जन चल रहा है, उसमें कुछ डेप डिपेंडेंसीज होती हैं, तो डेप डिपेंडेंसीज का वर्जन कौन सा है, तो वो किसके अंदर होता है, हमारा पैकेट डॉट जेसोन जो हमारा फाइल होती है उसके अंदर ये सब चीजें होते हैं। अब पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर क्या होता है, एंश्योर डिटेल ऑफ एवरी पैकेज, इंस्टॉल वर्जन, सब डिपेंडेंसीज, स्टोर डिटेल, डिस्काउंट, एवरीथिंग। अब यहाँ तो हो गया सिर्फ उसका ओवरव्यू कि कौन कौन से पैकेजेस हैं। अब पैकेज की पूरी इनर डिटेल किसके अंदर होती है, पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर क्या होती है, पूरी इनर डिटेल होती है, जिसमें हमें क्या बताता है कि ये कौन सा वर्जन है, इसके अंदर क्या क्या सब डिपेंडेंसीज हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टोर किया हुआ है, क्या क्या डिस्काउंट है, सब चीज आपको किसके अंदर मिलेंगी, पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर आपको मिलेंगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पैकेज डॉट जेसोन जब आप उसको इंस्टॉल करें तो आपको पता रहे कि ये हमारे दोनों जो पैकेजेस आए हैं इनका मीनिंग है क्या। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हमारा क्या होता है। इट्स लाइक अ डिटेल बिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में आपको क्या क्या कितने का मिला, आपने जो कोई भी चीज ली तो वो कितनी क्वांटिटी में लेगी, चावल लिए कितने लिए, ठीक है, वो दाल ली कितनी ली, कौन सी दाल ली, तो ये क्या हो गया डिटेल बिल। तो डिटेल बिलिंग जो हमारी होती है वो पैकेज लॉग डॉट जेसोन के अंदर हमारी डिटेल बिलिंग होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट आर एपीआईज एंड एंड पॉइंट्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा एपीआईज क्या होती हैं और एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये होता क्या है, एन एपीआई इज लाइक अ ब्रिज दैट अलाउ टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू टॉक इच अदर। अब दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर 1 है एक सॉफ्टवेयर 2 है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का कौन काम करता है, हमारा एपीआई, जिसकी हेल्प से ये दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये क्या करते हैं, अब कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, ये मेन काम होता है हमारा एपीआईज का। एपीआईज क्या होता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, अब एपीआईज क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल के थ्रू समझते हुए आए हैं, इसमें भी हम यही देखेंगे कि जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें आपको आप गए, आपने मेन्यू कार्ड देखा, अब उसमें मेन्यू कार्ड में क्या था कि आपको यहाँ चाइनीज ही खाना मिलेगा। आपको क्या मिल सकता है, पिज्जा मिल सकता है, चाउमीन मिल सकती है, बर्गर मिल सकता है, चिली पटेटो मिल सकते हैं। क्या आपको वहाँ ढोकला मिल सकता है, मिठाई मिल सकती है, क्या आपको वहाँ राजमा चावल मिल सकते हैं, दाल चावल मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आप वहां जाके कहेंगे कि मुझे दाल चावल चाहिए, आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो जो मेन्यू कार्ड में अवेलेबल है वही आपको मिल सकता है। तो कलेक्शन ऑफ जो लिस्ट है जो मेन्यू कार्ड में, उसको ही हम एपीआईज बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है ना, जो कलेक्शन ऑफ लिस्ट है, जो जो उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा, वो हमारा मेन्यू कार्ड में लिखा, मेन्यू कार्ड ही हमारा एपीआई होता है। ठीक है, एपीआई आर यूज टू एक्सेस डेटा। एपीआई हमारी किस चीज के लिए यूज होती है, डेटा को एक्सेस करने के लिए। और फंक्शनैलिटी ऑन योर सर्वर, व्हेन अ क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू योर एपीआई, जब भी क्लाइंट हमारा, जो जैसे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई से, तो एपीआई हमें क्या करेगा, जो भी हम सर्वर से डेटा चाह रहे हैं वो हमें लाके दे देगा। यही इसमें लिखा हुआ, इट सेंड डेटा एंड आस्क द सर्वर टू रिटर्न सर्टेन इन्फॉर्मेशन। वो सर्वर के पास जाएगा एपीआई, और जो भी हमें डेटा चाहिए होगा वो हमें रिटर्नली मिल जाएगा। ये हमारा काम होता है एपीआई का। नोड जेएस में हम एपीआई का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एपीआई क्रिएट करना, जावा स्क्रिप्ट में भी एपीआई का बहुत मेन रोल होता है। तो आई होप एपीआई आपको क्लियर होगा। बेसिकली क्या होता है, एक ब्रिज होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमें क्या करता है, सर्वर से कम्युनिकेट करता है, जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो डेटा लाके देता है। और हम एपीआई को समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड होता है, इसी तरीके से हमारा एपीआई वर्क करता है। अब बात आती है एंड पॉइंट्स की। अब एंड पॉइंट्स क्या होता है, एंड पॉइंट्स इज अ स्पेसिफिक यूआरएल ऑन योर सर्वर दैट रिप्रेजेंट वन ऑपरेशन और डेटा एक्सेस पॉइंट इन योर एपीआई। अब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन, आपने मेन्यू कार्ड लिया, मेन्यू कार्ड में ऑप्शन, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मेन्यू कार्ड में जो ऑप्शंस हैं वो हमारे क्या हैं, कि आप चाइनीज रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप चाउमीन बर्गर यही सब भी खा सकते हैं, आप वहाँ दाल चावल तो नहीं खा सकते। तो जो वहाँ लिखा हुआ है, उस ऑप्शंस में जो वहाँ लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट्स, कि आपको रेस्टोरेंट में यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एंड पॉइंट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते कुछ। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ चाइनीज ही मिलेगा आपको, आप वहाँ दाल चावल नहीं खा सकते। तो ये हमारा होता है एंड पॉइंट्स का वर्क। वही लिखा, इसमें लिखा हुआ है एंड पॉइंट्स क्या आते हैं कि स्पेसिफिक यूआरएल्स होते हैं, किसके पे, सर्वर पे हमारे एक स्पेसिफिक यूआरएल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ऑपरेशन
और डेटा एक्सेस पॉइंट इन योर एपीआई, कि किस पॉइंट से हमें डेटा को एक्सेस करना है और कुछ भी ऑपरेशंस को, वो हमारा कौन बताता है? एंड पॉइंट्स। सिंपली एपीआईज और एंड पॉइंट्स आपको क्लियर होगा कि एपीआई और एंड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि कॉल बैक का कॉन्सेप्ट हमारा Node.js के अंदर क्या होता है। बेसिकली द कॉल बैक कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर हैंडलिंग टास्क दैट टेक टाइम टू कंप्लीट। कॉल बैक हमारा वहां बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन कहाँ प्ले करता है? जहां हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट होने में टाइम लेता है, वहां हम किसका यूज करते हैं? कॉल बैक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रेस्टोरेंट में जाके वेटर को ऑर्डर दिया कि हमें चाउमीन और चिल्ली पटेटो चाहिए, तो चाउमीन और चिल्ली पटेटो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, वो कंप्लीट होने में उन्हें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम लगेगा उसको हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉल बैक का यूज करते हैं। लाइक रीडिंग अ फाइल, आपको रीड करना है कोई भी फाइल, तो वहां आपका क्या लगेगा? वहां आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो फाइल पहले ओपन होगी। तो वहां हम किसका यूज करते हैं? कॉल बैक का यूज करते हैं। क्वेरिंग आर डेटाबेस और मूविंग एन एपीआई रिक्वेस्ट, आप एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, डेटाबेस से कोई भी डेटा डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ भी हो डेटाबेस से रिलेटेड, तो वहां पे भी हमें क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉल बैक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब बेसिकली कॉल बैक, आपको मैं एक और चीज बताऊं, जैसे कि हमारा एक मेन फंक्शन होता है, तो हमेशा कॉल बैक पहला हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा कॉल बैक जो भी फंक्शन है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है हमेशा। अब कॉल बैक फंक्शन जो भी हमारा होता है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा क्या होगा? कॉल होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट्स लाइक अ फंक्शन कॉलिंग डिफरेंट फंक्शन, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। इस तरीके से हमारा कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? अ कॉलबैक इज सिंपली अ फंक्शन दैट इज पास एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। वही मैंने बताया, एक कॉलबैक क्या है? एक सिंपल फंक्शन है जिसको जिसके आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं एक अनदर फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मेन फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन जो होता है, हमारा मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? Node.js इज एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग बाय डिफॉल्ट। हम जानते हैं कि Node.js हमारा क्या है? एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग है। इट मीन्स क्या है? मीनिंग इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि सेम टाइम पे हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द Node.js। दैट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक। अब कॉल बैक का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, कि हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली है क्या। कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर्ड एफ एस। अब एफ एस क्या है? एफ एस हमारे मॉड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कुछ ओ एस मॉड्यूल होता है, कोई हमारा एफ एस मॉड्यूल होता है। तो ये सब क्या है कि जिस पे भी आपको वर्क करना है, आपको फाइल सिस्टम के अंदर वर्क करना है, तो आपको फाइल सिस्टम के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से एफ एस क्या है? हमारा फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम यानी जो भी हमारा फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं Node.js के अंदर। हमने क्या करा? एफ एस मॉड्यूल हमें अपने किसके अंदर चाहिए? अपने कोड के अंदर चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एफ एस, उसके अंदर हमने क्या किया? रिक्वायर एफ एस। एफ एस क्या? हमें फाइल सिस्टम जो है हमें रिक्वायर है। अब क्या किया? एफ एस यानी फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल। हमें क्या करना है? फाइल सिस्टम के अंदर जो हमारी फाइल है उसको रीड करना है। फिर हम बताएंगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक सबसे पहले यहाँ आएगा हमारा फाइल का नेम। आपको फाइल रीड करना है, कौन सी फाइल रीड करनी है? example.txt, ये यहाँ आएगा हमेशा फाइल का नेम। फिर क्या आएगा? UTF-8। UTF-8 क्या है? एनकोडिंग टाइप दैट द फाइल शुड बी रीडेबल फॉर्म, यानी इन एनकोड करता है, जो भी हमारा डेटा है उसको एनकोड करता है ताकि हमारा जो यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए रीडेबल फॉर्म में। यानी आपको ऐसा ना हो कि आप जो डेटा चाह रहे हैं वो बाइनरी में आपको मिल जाए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं UTF-8। फिर यहाँ हमने करा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, हमने फंक्शंस में पढ़ा था सेकंड यूनिट में कि हमारा फंक्शंस क्या होता है, वहां हमने एरो फंक्शन यूज किया था। तो एरो फंक्शंस हमारा यहाँ हमने किसका यूज करा? एरो फंक्शन का यूज किया है, जिसमें हमने दो चीजें पास की हैं, एरर एंड डेटा। ठीक है। इफ एरर आता है तो हम क्या कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, यानी प्रिंट कर देंगे कि एरर आ रहा है, हमारा रीडिंग हम नहीं कर पा रहे किसी एरर की वजह से, और जो एरर है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा और हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा फाइल का जो भी कंटेंट है, फाइल का जो भी कंटेंट है, हमें क्या मिल जाएगा? वो हमें मिल जाएगा। ये हमारा इस पूरे जो लिखा हुआ है ये कोड एग्जाम्पल, ये इसकी मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि हमने सबसे पहले में फाइल सिस्टम में वर्क करना, तो फाइल सिस्टम को रिक्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या ऑपरेशन करना है, फिर कौन सी फाइल पे करना है, UTF-8 यानी एनकोडिंग। उसके बाद एक फंक्शन आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन के। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको क्लियर होगा। अब समराइजिंग द फ्लो, मैंने इसको एक समराइज करा है। सबसे पहले हमने क्या किया? इम्पोर्ट किया एफ एस मॉड्यूल। मैंने आपको बताया ना कि एफ एस क्या एक हमारा मॉड्यूल है, तब हमने उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। देन क्या किया?
कॉल किया fs डॉट रीड फाइल की, हमें क्या करनी है, फाइल को रीड करना है। टू रीड एग्जाम्पल डॉट txt पास आ सैम कॉल बैक फंक्शन टू हैंडल द रिजल्ट। हमने क्या किया, एग्जाम्पल डॉट txt में पास किया एक कॉल बैक फंक्शन जिससे हम जो भी हमारा रिजल्ट है उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके। नेक्स्ट क्या है, इनसाइड द कॉल बैक चेक इफ एन एरर, अगर हमने कॉल बैक के अंदर चेक किया कि हमारा एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा एरर आ रहा है तो हमने प्रिंट किया, एरर को एग्जिट कर दिया। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा जो भी कंटेंट है डेटा का, फाइल का, वो हमने रीड किया, देन उसके बाद हम एग्जिट कर गए। दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा इवेंट इन नोड.जेएस। अब इवेंट क्या होता है हमारा नोड.जेएस के अंदर, एवरी एक्शन ऑन अ कंप्यूटर इज एन इवेंट। आप जो भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, लाइक है इवेंट है। लाइक व्हेन अ कनेक्टिंग इट मेड और अ फाइल इज ओपन। लाइक जैसे कि आप फाइल से कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं, आपको अगर फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, अपडेट करनी है, तो आप फाइल से के कनेक्शन बनाएंगे ना, तो वो जो कनेक्टिविटी हो रही है वो हमारी क्या है, इवेंट है नोड.जेएस के अंदर। नोड.जेएस, अब पहले हमने जेएस में पढ़ा, जावास्क्रिप्ट में हमने इवेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहां हमने पढ़ा कि इवेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, लाइक कि बटन पे होवर किया तो हमारा कुछ चेंज हो तो दैट इज कॉल्ड इवेंट। लेकिन यहाँ हमारा कोई बटन वगैरह नहीं होता, क्योंकि बटन हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट में ही होता है। नोड.जेएस में हमारा कोई बटन वगैरह का कोई भी वर्क नहीं होता, तो जो भी हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करें दैट इज कॉल्ड हमारा इवेंट। कि हमें फाइल वो ओपन करनी है, उस फाइल को अपडेट करना, उस फाइल को रीड करना, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है। नोड.जेएस इज बिल्ड ऑन एन इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोड.जेएस जो हमारा बिल्ड हुआ है वो इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर है नोड.जेएस का। यानी इवेंट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम इवेंट का मैक्सिमम यूज करते हैं। मीनिंग इट यूजेस इवेंट टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट एसिंक्रोनसली। वही मैंने बताया कि हम इवेंट का यूज करते हैं ताकि हम जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं उसे हम इजीली मैनेज कर सके और एसिंक्रोनसली हम अपना वर्क को परफॉर्म कर सके, यानी नॉन ब्लॉकिंग, यानी सेम टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर सके, दैट इज कॉल्ड इवेंट। अब की कॉन्सेप्ट होता है इवेंट के अंदर, कुछ की कॉन्सेप्ट होता है। पहला होता है हमारा इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर क्या होता है, इवेंट एमिटर इज अ कोर फीचर इन नोड.जेएस दैट लेट यू सेट अप कम्युनिकेट सिस्टम विद योर एप्लीकेशन। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आप चीज करेंगे सबसे पहले आपको उसको सेटअप बनाना पड़ेगा। तो आपको कम्युनिकेशन के लिए जो सेटअप बना के देता है वो कौन देता है, हमारा इवेंट एमिटर हमें एक सेटअप बना के देता है ताकि हम किसी भी फर्दर नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, हमारे पास पिज्जा डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, पिज्जा डिलीवरी सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा। फर्स्ट वी कैन सेटअप हम किस तरीके से करेंगे कि हमें जो हमें क्या क्या चाहिए, अगर पिज्जा चाहिए तो पिज्जा बेस चाहिए, हमें क्या क्या वेजीज चाहिए, क्या क्या हमें उसको चीज चाहिए, किस तरीके से हमें बनाना है, तो ये सब क्या एक सेटअप करने एक हमें जगह चाहिए जहां हम पिज्जा बना सकें। तो वो जो हमें सेटअप प्रोवाइड करता है वो कौन है, हमारा इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर हमें एक ऐसा सेटअप प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से हम अपने पिज्जा को बना पाएंगे। अब क्रिएटिंग, अब इवेंट और लिसनर्स क्या होता है, आप यहाँ अच्छे से समझें। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें लिसनर्स क्या होता है, पहले हम लिसनर्स की बात करेंगे। अब हमने क्रिएट कर लिया पिज्जा, अब पिज्जा को हमें क्या करना है, ऑर्डर करना है, पिज्जा प्रिपेयर करना है, आउट ऑफ डिलीवरी करना है, डिलीवर्ड करना है, ये सब जो ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड लिसनर्स। कि वी क्रिएट लिस्टर्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पिज्जा प्रोसेस। की पिज्जा प्रोसेस के जो भी हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं, कि पहले ऑर्डर प्लेस करना, यानी कस्टमर के जो प्लेस कस्टमर ने जो एड्रेस डाला वहां हमें ऑर्डर को प्लेस करना है, प्रिपेयर करना यानी उसे कुक करना, आउट ऑफ डिलीवरी करना, फिर डिलीवर करना कस्टमर के घर पर, दैट इज कॉल्ड, ये हमारे क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं लिसनर्स। ठीक है। अब इमिटिंग इवेंट मैंने आपको बता दिया। इवेंट क्या होता है, इवेंट तो सिंपल जो भी हमारा फर्दर प्रोसीजर हो रहा है, जो भी सब हो रहा है दैट इज कॉल्ड इवेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं, इवेंट एमिटर क्या होता है, इवेंट क्या होता है, लिसनर्स क्या होता है। अब मैंने एक एग्जाम्पल के लिखा हुआ है, कॉन्स्ट इवेंट लिसनर इक्वल टू रिक्वायर इवेंट। इवेंट क्या है, हमारा एक मॉड्यूल है। मैंने आपको बताया कि हमें फाइल सिस्टम के साथ वर्क करना है, तो फाइल सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, अपने कोड के अंदर हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब भी हमें इवेंट के साथ वर्क करना है तो हमें इवेंट को अपने कोड के अंदर, अपनी फाइल के अंदर हमें इस तरीके से उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि इवेंट का कॉन्सेप्ट हमारा नोड.जेएस के अंदर क्या होता है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस हमने अभी पढ़ा एक्सप्रेस के बारे में कि एक्सप्रेस है क्या, लेकिन इसके का थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। अगर
एक्सप्रेस से हमारा कभी भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने इतना लिखा हुआ है ये तो आपको लिखना है। और जो हमने जेसन पढ़ा, पैकेट डॉट जेसन पढ़ा, सर्वर्स के बारे में पढ़ा, एपीआईज एंड पॉइंट्स, ये सब चीजें एक्सप्रेस के अंदर ही आती हैं। तो आपको अगर एक्सप्रेस का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब चीजें उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। अब बेसिकली एक्सप्रेस है क्या? एक्सप्रेस इज अ पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस क्या है? मोस्ट पॉपुलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है नोड जेएस के अंदर, जो हम मैक्सिमम नहीं, आप हमेशा ही एक्सप्रेस का यूज नोड जेएस के अंदर करेंगे। डिजाइन टू मेक इट इजियर टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड एपीआईज। ये हमारी क्या हेल्प करता है कि ताकि हम इजीली हम बिल्ड कर सकें और एपीआईज को क्रिएट कर सकें। एक्सप्रेस की हेल्प से हमें इतना इजी हो गया एपीआई को क्रिएट करना, वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करना, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हमें ज्यादातर नहीं आती अगर हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थिंक ऑफ एक्सप्रेस एज अ हेल्पफुल टूल किट। एक्सप्रेस क्या है? एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल किट है that simplifies many of the complex tasks involving the building web servers, handling requests, managing, responding। अब हमारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, लाइक हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नोड.जेएस हमारा नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनसली वर्क करता है। हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, किसको क्या रेस्पॉन्स भेजना है, क्या क्या एरर आ सकते हैं वेब सर्वर से रिलेटेड, तो ये सब चीजें हमारी कौन हैंडल करता है? हमारी एक्सप्रेस हैंडल करता है, जिसकी वजह से हम बहुत इजीली, बहुत ज्यादा स्मूथली ये सब वर्क कर पाते हैं। कि हमारा जो टोटल वर्क है हमारा कौन करता है? एक्सप्रेस करता है। अब एक्सप्रेस को हम क्यों यूज कर रहे हैं? वाई यूज एक्सप्रेस? अब नोड.जेएस ऑन इट्स ओन हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। नोड.जेएस का खुद के पास अपना खुद एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, लेकिन बट इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ कोड टू हैंडल इवन सिंपल टास्क। अब कोई भी सिंपल टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? हमें कोड चाहिए। तो वो कोड हम बार बार लिखेंगे नहीं, उसके पास खुद है नोड.जेएस के पास, लेकिन हमें छोटे छोटे काम के लिए भी, सिंपल सिंपल टास्क के लिए भी लॉट ऑफ कोड की हमें रिक्वायर होती है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सप्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस सिंप्लीफाइज दिस प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर एंड हेल्पफुल टूल्स। स्ट्रक्चर जो हमारा एक्सप्रेस है वो क्या करता है? हमारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करता है और हमें एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम ये सब टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। सो यू कैन क्रिएट वेब सर्वर्स क्विकली एंड इजीली, जिसकी हेल्प से हम वेब सर्वर्स को बहुत ज्यादा इजीली क्रिएट कर पाते हैं और बहुत कम टाइम में क्रिएट कर पाते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेस। अब की फीचर ऑफ एक्सप्रेस, हमारे एक्सप्रेस की क्या क्या की फीचर्स है? अब आपको पता चल गया एक्सप्रेस हमारा क्या है, हम की यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस। अब अगर इसके आगे भी आता है तो एक्सप्रेस के अंदर आप जेसन फॉर्मेट बताएंगे, सर्वर्स के बारे में बताएंगे, और जो भी सर्वर्स के एचटीटीपी मेथड्स जो मैंने आपको बताया, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये सब इसके अंदर ही आते हैं एक्सप्रेस के अंदर। तो आपको ये सब इसके अंदर ही एक्सप्लेन करना है। अब की फीचर्स क्या है? पहला है राउटिंग। राउटिंग बेसिकली क्या होता है? राउटिंग आप अलग अलग यूआरएल बना सकते हो एंड उन यूआरएल पे क्या होगा ये भी आप तय कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। आपने काफी सारे यूआरएल बना दिए, इस यूआरएल पे मैं क्लिक करूं तो मैं मल्टी आइटम्स की वेबसाइट पे पहुंच जाऊं, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। इसमें यूआरएल पे क्लिक करूं तो मैं नोट सेक्शन पे पहुंच जाऊं, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। राउटिंग क्या है? यूआरएल पे आप तय कर सकते हो कि उस यूआरएल पे क्लिक करके क्या होगा, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। अब मिडलवेयर क्या है? एक्सप्रेस यूज करता है एक मिडलवेयर फंक्शन टू हैंडल द रिक्वेस्ट। हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आती है, उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मिडलवेयर यूज करते हैं एक्सप्रेस के अंदर टू हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इजी इंटीग्रेशन विद डेटाबेस। हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, एक्सप्रेस वर्क करता है हमारे वेरियस डेटाबेस के साथ, जिसकी वजह से हम डेटाबेस के साथ बहुत ज्यादा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मोंगोडीबी हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ये सब बहुत ज्यादा फेमस डेटाबेसेस हैं। तो एक्सप्रेस इनके साथ बहुत ज्यादा इजीली इंटीग्रेट कर सकता है, और इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि हम कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इजीली बिठा सकते हैं एक्सप्रेस के साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है हमें इजी वे की, ताकि हम जो भी हमारा हैंडल है, जो भी हमारे एरर्स हैं, जो भी हमारे एक्सेप्शंस हैं, हम उनको इजीली हैंडल कर सकें, जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो क्रैश ना हो सके। तो आई होप आपको चार जो की मेन फीचर्स हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। नोट जैसे क्या फीचर्स है। हमारा डेटाबेस, बेसिकली डेटाबेस होता क्या है? अ डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा that is stored electronically and organized for easy access management and updating। बेसिकली डेटाबेस क्या है? स्ट्रक्चर वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हमें चाहिए हम वहां से इजीली उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास काफी सारे कपड़े हैं, अब कपड़ों को रखने के लिए आपको एक जगह चाहिए, आपकी वो अलमीरा हो सकती है,
और कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह चाहिए आपको उसे स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम डेटा से मैक्सिमम डील करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक होता है वो हमारा डेटा ही होता है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा को कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए हमारे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस एक तरीके से आप समझ ले कि एक स्टोरेज यूनिट है जहां हम अपने डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, अल्टीमेटली लेट सपोज वी आर गोइंग टू ओपन रेस्टोरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अराउंड इट। अगर आप सोचें कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसमें भी आप देखोगे कितना आपको डेटा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो काउंटर है वहां आपके बिलिंग के लिए वहां बैठाया होगा आपने किसी ना किसी को। बिलिंग के लिए आपका कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आपको जो बिल्स हुए हैं उनको भी कलेक्ट करके रखना होगा। टोटल आपको जब एनुअल इनकम निकाली होगी तब उसमें देखना होगा। तो वो सब चीजें, या आपको कितने शेफ चाहिए, हर शेफ की कितनी आपको सैलरी देनी है, मेन्यू डिटेल्स, मेन्यू कार्ड में हमें क्या क्या रखना है, हर चीज हमें कितने पैसे में अपने कस्टमर्स को देनी है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब डेटा है। तो आपको इनको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होगी, वो जगह क्या है, डेटाबेस। ठीक है, अ डेटाबेस इज मोंगोडीबी इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द क्लाउड और लोकली ऑन अ मशीन। जो अगर हम मोंगोडीबी के अंदर बात करें तो हमारा डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स यानी हमारी टेबल्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिनको हम स्टोर कर सकते हैं या तो क्लाउड में, आपने क्लाउड जो होता है हमारा क्लाउड में हम स्टोर कर सकते हैं, लोकली कर सकते हैं, किसी मशीन्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ डेटाबेस आर अवेलेबल। अब मार्केट में आज में हम देखें तो काफी सारे डेटाबेसेस, लॉट्स ऑफ डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि मेन जो हमारा मोटिव है वो है हमारा डेटा को स्टोर कराना। तो डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है, तो वो हमारे पास क्या है, डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे फ्लिपकार्ट की सेल आती है, नॉर्मली उसमें कस्टमर्स कितने रहते हैं, लाइक अराउंड रहते होंगे ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही अब बिग बिलियन सेल आएगी, दिवाली सेल आएगी, तो उसमें क्या होता है, कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। तो जो डेटाबेस है, हमें भी क्या चाहिए कि डेटाबेस जो हम किसी भी कस्टमर का डेटा सेव करें तो वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो हमें क्या करना होता है, अपने डेटाबेस का भी साइज हमें बढ़ाना पड़ता है ताकि जो हमारा डेटा आए वहां हम स्टोर कर सकें। अब मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट्स में काफी सारे डेटाबेस है, लाइक एसक्यूएल, पोस्ट पोस्ट्री एसक्यूएल, मोंगोडीबी, मारिया डीबी, ओरेकल। ये हमारे काफी मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस है जो आज के टाइम में हम काफी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेटाबेस टिपिकली हैव देयर ओन सर्वर सिस्टम टू मैनेज एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटा दे स्टोर। डेटाबेस के पास खुद का एक अपना सर्वर होता है। अब सर्वर आपको पता है, हमने नोड.जेएस में सर्वर के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हमारा सर्वर क्या होता है। अब डेटाबेस के पास अपना खुद का एक सर्वर होता है जिससे जब भी डेटा हमें चाहिए होता है हम उसे क्या कर पाते हैं, रिट्रीव कर पाते हैं या अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, These database server system are separate from Node.js सर्वर। हमने क्या बताया कि डेटाबेस के पास अपना सर्वर होता है, Node.js के पास अपना सर्वर होता है। लेकिन ये मत समझिए कि Node.js का सर्वर और डेटाबेस का सर्वर एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये काम एक साथ करते हैं। जब हम किसी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो वहां हम इन दोनों सर्वर्स का एक साथ यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा अच्छी वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर पाए। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डेटाबेस का कि डेटाबेस बेसिकली होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी क्या है, अब इतना तो आपको पता चल गया होगा कि मोंगोडीबी क्या है, हमारे डेटाबेस है। वही इसमें लिखा हुआ है, मोंगोडीबी इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट्स अ बिट लाइक हाउ यू डिड कीप नोट्स इन योर नोटबुक। अब क्या, मोंगोडीबी एक टाइप का डेटाबेस है जहां हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने नोट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से मोंगोडीबी बिल्कुल सेम वर्क करता है। जैसे कि आपकी नोटबुक है तो नोटबुक आपकी क्या हुई, डेटाबेस। उसके अंदर डेटा क्या हुआ, जो भी आपने नोट्स लिखे हुए हैं वो सब क्या है, डेटा है। तो इसी तरीके से हमारा मोंगोडीबी वर्क करता है। अब इसमें कुछ एक ये डायग्राम है जिसके थ्रू आपको मैंने समझाया है कि बेसिकली किस तरीके से हमें इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्ट जेएस, फिर नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्रेस नोड जेएस जो कि सर्वर का काम करता है, फिर क्या होता है हमारा मोंगोडीबी। अब अगर हम रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझे कि आप रेस्टोरेंट के अंदर गए तो आपके सीधा शेफ के पास चले जाएंगे कि मुझे चाउमीन बना के दो आप, नहीं, बीच में क्या होता है, हमारा वेटर होता है। वेटर के थ्रू ही शेफ तक अपनी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन आप वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम रिएक्ट में बात करेंगे, रिएक्ट जेएस जो है
वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता मोंगोडीबी के साथ। उसमें बीच में एक इंटरफेस होता है जो कि होता है हमारा एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस, जिसको हम बोलते हैं सर्वर, जो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हम कहना चाहते हैं उसको कौन समझता है, एक्सप्रेस जेएस। और फिर वो मोंगोडीबी डेटाबेस के पास हमारी रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उस हमारे पास डेटा आ जाता है। ये सब होता है हमारा, इस तरीके से हमारा काम होता है। वेब में हम किसका यूज करते हैं, रिएक्ट डॉट जेएस का, सर्वर्स में किसका यूज करते हैं, एक्सप्रेस नोड जेएस का, और डेटाबेस में मोंगोडीबी, या आप कोई सा भी डेटाबेसेस में यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नोड जेएस सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। अब हमने पढ़ तो लिया कि नोड जेएस सर्वर अलग है एंड डेटाबेस सर्वर अलग है। अब ये होते क्या है हम ये देखेंगे। डेटाबेस सर्वर स्टोर योर एप्लीकेशन डेटा। जो डेटाबेस सर्वर होता है वो क्या करता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा होता है वो स्टोर कौन करता है, डेटाबेस। when your Node.js server needs the data, it send request to the database server, which then retrieve and send the request data back to the Node.js server। जब भी आपको किसी भी डेटा की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे, Node.js सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट को समझेगा और फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके आपको जो भी डेटा चाहिए वो आपको दे देगा। ये वर्क होता है Node.js सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर का। ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वर्क करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं। अब बात आती है हमारी बेसिकली मोंगोडीबी का सिंटेक्स क्या होता है। मोंगोडीबी में हम जब ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो वहां को सिंटेक्स का हम यूज करेंगे। तो पहले आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। अब आपने को थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एसक्यूएल में हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, या टेबल हमारा क्या होता है, या एसक्यूएल में हम डेटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो वो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम एसक्यूएल में बात करें तो एसक्यूएल में हम टेबल क्रिएट करते हैं बेसिकली। वही हम अगर मोंगोडीबी में देखें तो उसी टेबल को हम कलेक्शन बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेम डिफरेंस है, अदरवाइज वर्क सेम है। टेबल एसक्यूएल में होता है, मोंगोडीबी में जाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, कलेक्शन बन जाता है। एसक्यूएल में हमारा क्या होता है, रो या रिकॉर्ड होता है। वही मोंगोडीबी में अगर हम रो की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वहीं अगर हम एसक्यूएल में कॉलम की बात करें तो मोंगोडीबी में वो हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। फिर मोंगोडीबी में कुछ टर्म यूज होते हैं लाइक कलेक्शन। तो कलेक्शन आपको पता चल जाना चाहिए, कलेक्शन यानी हम टेबल की बात कर रहे हैं। कलेक्शन क्रिएशन यानी हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन यानी रो को क्रिएट कर रहे हैं। फील्ड क्रिएशन यानी कॉलम को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तीनों आपको काफी अच्छे से पता होने चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्रिएट कलेक्शन इन डेटाबेस। कलेक्शन यानी हम टेबल किस तरीके से डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। अब उसके कुछ पॉइंट्स है। पहला क्या, ओपन मोंगोडीबी। सबसे पहले आपको मोंगोडीबी को ओपन करना पड़ेगा। अब मोंगोडीबी ओपन ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि पेन हमारा कैप बंद होता है तो हम पेन के कैप को ओपन कर लेते हैं, इस तरीके से तो कुछ ओपन वगैरह करने का नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, अपने पीसी लैपटॉप में पूरा इसका एनवायरनमेंट सेटअप चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या, स्टार्ट बाय ओपनिंग मैनेजमेंट टूल लाइक मोंगोडीबी कंपास। मोंगोडीबी के पास एक टूल होता है जो कि होता है मोंगोडीबी कंपास। सबसे पहले आपको अपने पीसी अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप मोंगोडीबी से कनेक्टिविटी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्या, चूज योर डेटाबेस। आपको फिर क्या करना है, अपना डेटाबेस चूज करना है कि आप कौन से डेटाबेस पे वर्क करेंगे। सेलेक्ट और क्रिएट द डेटाबेस वेयर यू वांट योर न्यू कलेक्शन टू बी। जहां आप अपनी टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं उस डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, क्रिएट द कलेक्शन। आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। कलेक्शन यानी आपको क्रिएट करना है टेबल। इन MongoDB, collections are usually created automatically when you insert your first document। जब भी आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट यानी फर्स्ट रो को अपने डेटा के अपने कलेक्शन के अंदर स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाता है MongoDB के अंदर। अगर आपको मैन्युअली क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसकी एक कमांड है db.create_collection, और यहाँ कलेक्शन का नेम यानी टेबल का जो भी आपको नेम रखना है वो आप यहाँ रखेंगे। तो इस कमांड से आप क्या करेंगे, एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, फोर्थ क्या है, ये ऑप्शनल है। आपको चेक योर कलेक्शन, कि आपको देखना है कि जो आपने टेबल क्रिएट की है वो टेबल क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई। तो उसके लिए टू सी इफ योर कलेक्शन वाज क्रिएटेड यू कैन लिस्ट ऑल कलेक्शन इन द डेटाबेस बाय टाइपिंग शो कलेक्शन। आप जैसे शो कलेक्शन कमांड को लिखेंगे तो आपके पास जो भी टेबल क्रिएट हुई होगी, जो भी डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया होगा, आपको वो मिल जाएगा। तो ये हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन इन डेटाबेस। ओपन मोंगोडीबी, चूज योर डेटाबेस, क्रिएट द कलेक्शन, चेक योर कलेक्शन। ये हमारे 4 हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन इन मोंगोडीबी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मोंगोडीबी में ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
सबसे पहला हमारा आता है इंसर्ट। इंसर्ट डेटा इनटू अ कलेक्शन। कलेक्शन यानी हमें जो हमने टेबल क्रिएट किया उसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, टू ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट इनटू अ कलेक्शन यूज द इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी मेथड्स। अगर आपको कलेक्शन यानी टेबल के अंदर एक ही डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए अलग कमांड होती है। अगर आपको काफी सारे डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारी अलग कमांड होती है। अब सबसे पहले अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल डीबी डॉट कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम यानी हाँ आएगा टेबल का नेम, जो भी आपकी टेबल का नेम है। डीबी डॉट लाइक मेरी टेबल का नेम यूजर है, डीबी डॉट यूजर डॉट इंसर्ट वन। इंसर्ट वन यानी आप एक ही पर्सन का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने कलेक्शन में। अब वहां आप फिर ओपन ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद जो भी आपको डेटा इंसर्ट करना है, नेम एलिस एज 25, तो आपकी जो टेबल है उसके अंदर ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करना है ना तो उस टाइम आप क्या करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन नेम वही आपका टेबल का नेम डॉट इंसर्ट मैनी, यहाँ आप लिखेंगे इंसर्ट मैनी, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ आप एरे, एक एरे की फॉर्म में आप देंगे एरे, फिर उसके अंदर आप कर्ली ब्रेसिस, नेम बॉब एज 30, चार्ली एज 35। यानी एक से ज्यादा अगर आपको डेटा इंसर्ट करना हो तो आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, कलेक्शन के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। एक करना है तो आपको इस तरीके से करना है, मैनी करना है तो इस तरीके से करना है। सिंपल है, सिर्फ आपको कमांड का पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, डिलीट डेटा फ्रॉम कलेक्शन। अगर आपको टेबल के अंदर से कोई भी डेटा डिलीट करना है तो उस टाइम आप किस कमांड का यूज करेंगे, टू रिमूव डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कलेक्शन यू कैन यूज डिलीट वन और डिलीट मैनी। यहाँ पे भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, आपको एक डेटा डिलीट करना है या एक से ज्यादा डेटा डिलीट करना है, तो उस टाइम क्या आप यूज करेंगे, सिंपल है वही डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट डिलीट वन। मुझे एक डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, जो कि जिसका नाम एलिस है, आप उस डेटा को डिलीट कर दीजिए, वो डेटा क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा डिलीट करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन नेम वही आपका टेबल का नेम डॉट डिलीट मैनी। डिलीट मैनी के आगे क्या कर दिया आपने, ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस एज ग्रेटर देन 30, ये जीटी यानी ग्रेटर देन। यहाँ एक कंडीशन लगी कि जिसकी भी एज ग्रेटर देन 30 है उसका डेटा आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ जिसकी भी एज ग्रेटर देन 30 होगी वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा डेटा डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा होता है डिलीट ऑपरेशन। पहले हमने पढ़ा इंसर्ट, फिर क्या हमने पढ़ा डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा आता है वो आता है अपडेट डेटा इन कलेक्शन। आपको अपडेट करना है डेटा, यानी टेबल में जो भी डेटा है उसको आपको अपडेट करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, टू मॉडिफाई डेटा यूज अपडेट वन और अपडेट मैनी। आपको मॉडिफाई करना है डेटा, तो उसके लिए आपको एक डेटा को मॉडिफाई करना है या एक से ज्यादा डेटा को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आप किस तरीके से करेंगे, अपडेट वन डॉक्यूमेंट, यानी आपको एक ही डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। तो डीबी डॉट कलेक्शन नेम वही आपका टेबल नेम डॉट अपडेट वन, आपको क्या अपडेट करना है, जिसका नेम बॉब है उसकी एज आप सेट कर दीजिए 32। सेट का आप यूज करेंगे उस टाइम जब भी आपको डेटा को अपडेट करना होगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बॉब की एज क्या हो जाएगी 32 अपडेट हो जाएगी। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा अपडेट करना है तो उस टाइम आप क्या करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट अपडेट मैनी, और उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें कंडीशंस का यूज करते हैं कि एज लेस देन 30, जिसकी भी एज लेस देन 30 है उसका आप स्टेटस सेट कर दीजिए कि वो यंग एडल्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा टेबल है उसमें जिसकी भी लेस देन एज 30 होगी तो उसका जो सेट क्या हो जाएगा, यंग, की वो जो है एडल्ट क्या है, यंग है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है अपडेशन, कि आपको एक अपडेट करना है डेटा या एक से ज्यादा अपडेट करना है डेटा। आई होप आपको क्लियर होगा कि अपडेट हम किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेरी डेटा इन अ कलेक्शन। क्वेरी क्या होता है, टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट यूज फाइंड। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, कोई भी हमें डेटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो उस टाइम आप क्वेरी का यूज करते हैं। अब आप क्वेरी का किस तरीके से यूज करते हैं, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। यहाँ आप किसका यूज करेंगे, यहाँ फाइंड का यूज करते हैं। यानी कोई भी आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो वहां आप किसका यूज करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। तो डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, आपको वो डेटा चाहिए जिसकी एज ग्रेटर देन 25 है। जिसकी भी एज ग्रेटर देन 25 होगी उसका डेटा आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो क्वेरी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्वेरी हम किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम फाइंड का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा शॉर्ट डेटा इन अ कलेक्शन। यानी शॉर्ट यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि शॉर्टिंग तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही होती है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, अब इसमें भी
फाइंड ऑल द यूजर एंड सॉर्ट बाय एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने क्वेरी किसके लिए लिखी है कि आप उन यूजर का डेटा लाइए हमें जिनकी एज, सॉरी, आप उन यूजर का डेटा लाइए, फाइंड ऑल यूजर शॉर्ट बाय एज, यानी हर यूजर को उसकी एज के बेस पे शॉर्ट कीजिए और उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दे दीजिए। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, यहाँ पे भी आप फाइंड का यूज करेंगे क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसको लाइक रिट्रीव कर रहे हैं उनका डेटा, तो डॉट फाइंड का यूज किया। फिर आपने डॉट शॉर्ट करना है जिनकी एज माइनस, यानी -1 क्या बता रहे हैं कि हम किस ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो भी यूजर है वो हमारे किस में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो इसलिए आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या होता है हमारा ज्वाइन। ज्वाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट कलेक्शन। ज्वाइन क्या होता है कि हमारे पास टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, यानी कलेक्शन 1 है एंड कलेक्शन 2 है। इसमें इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, आपको लग रहा है कि इसमें लाइक रोल नंबर सेम है, इसमें भी रोल नंबर सेम है, तो आप क्या चाहते हैं कि रोल नंबर जो है दोनों का हम एक ही कर दें, लाइक मर्ज कर दें, दोनों के जो रोल नंबर है हम उनको मर्ज कर दें। तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, ज्वाइन का यूज करेंगे। दो डिफरेंट कलेक्शंस को ज्वाइन, जो उनमें कॉमन पार्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए या उनको एक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। इन MongoDB ज्वाइन आर डन यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन। हम ज्वाइन जो करते हैं वो किस फंक्शन का यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं MongoDB के अंदर। एंड द लुकअप स्टेज, एक लुकअप स्टेज हमारे क्या एक ऑपरेशन है जिसको हम यूज करते हैं ज्वाइन के लिए। दिस लेट यू टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू कलेक्शन बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड। और ये डेटा को किस वे में कंबाइन करता है कि टेबल, जैसे मैंने आपको बताया टेबल 1 और टेबल 2, तो जो इसमें कॉमन फील्ड होगी उसको ही ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मर्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम वी हैव 2 कलेक्शन, हमारे पास 2 कलेक्शन, एक यूजर है और एक ऑर्डर है, अलग अलग है दोनों, कलेक्शन 1 यूजर, कलेक्शन 2 ऑर्डर। डीबी डॉट यूजर डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। फिर इसी तरीके से ओपन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर लुकअप का यूज करेंगे, कॉलन, कर्ली ब्रेसेस, फ्रॉम, हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फिर लोकल फील्ड हमारी क्या बता रही कि हमारे यूजर के अंदर यानी कलेक्शन 1 के अंदर हमारी कौन सी ऐसी फील्ड है जो कॉमन है, वो बता रहा है आईडी। फॉरेन फील्ड क्या बता रही है, ऑर्डर के अंदर, यानी जो हमारा सेकंड वाला है उसमें हमारी क्या कौन सी कॉमन फील्ड है, यूजर आईडी। एज हमारा क्या बता रहा है कि इन दोनों को मर्ज कर कर हमारा जो न्यू अपडेटेड डेटा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा। तो ये हमारे कुछ कमांड्स होते हैं, फ्रॉम, लोकल फील्ड, फॉरेन फील्ड, एज। आप इनका यूज ही करेंगे जब भी आप दो कलेक्शंस को ज्वाइन करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमारे 6 ऑपरेशन थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ज्वाइन, शॉर्ट, क्वेरी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए विद एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया अगर आता है तो आपको ये 6 ऑपरेशन अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है। अब एक पॉइंट में क्या लिखा है, नाउ करेंटली वी डू नॉट हैव अ सच फ्रंट एंड थिंग्स सो वी आर यूजिंग पोस्टमैन फॉर दिस। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी फ्रंट एंड थिंग नहीं है जिसमें हम वर्क कर सके, लाइक Node.js के साथ या MongoDB के साथ फ्रंट एंड कोई ऐसी थिंग नहीं है जिसके हम साथ वर्क कर सके। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि है पोस्टमैन। पोस्टमैन आपको क्या करता है, पोस्टमैन काफी वाइडली यूज होता है जब भी आप Node.js और MongoDB के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पोस्टमैन हमेशा डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें यही लिखा हुआ है कि हम पोस्टमैन का यूज करते हैं। इसे मैंने आपको बेसिक्स नॉलेज के लिए बताया, ये कोई आपके उससे रिलेटेड नहीं है, आपको याद करना, याद से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कनेक्ट MongoDB विद Node.js, कि हम MongoDB और Node.js को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। लाइक वो तो अलग है और वो अलग है, तो इन दोनों को हम किस तरीके से कनेक्ट, कोई तो कनेक्टिविटी होगी इन दोनों के बीच, तो हम वो देखेंगे कि इन दोनों को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। नाउ टू कनेक्ट MongoDB विद Node.js वी नीड अ MongoDB ड्राइवर। MongoDB और Node.js को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक MongoDB ड्राइवर होता है। द ड्राइवर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन Node.js एप्लीकेशन और द MongoDB एप्लीकेशन। अब ये जो ड्राइवर होता है ये क्या होता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, यानी बीच में होता है ये MongoDB और Node.js के। अब ये क्यों होता है, क्योंकि MongoDB की अपनी एक अलग लैंग्वेज है जिसमें वो लाइक बात करता है, Node.js की अलग है। MongoDB Node.js की नहीं समझता, Node.js MongoDB की नहीं समझता, तो हमें बीच में एक ट्रांसलेटर तो चाहिए जो इन दोनों की बात को एक दूसरे को समझा सके, Node.js को MongoDB, MongoDB को Node.js। तो इसलिए हमारा ये वर्क कौन करता है, MongoDB ड्राइवर करता है, जो हमारा क्या किसका वर्क करता है, ट्रांसलेटर का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे वही लिखा हुआ है, द ड्राइवर ट्रांसलेट द JS कोड। ड्राइवर क्या करता है, JS कोड को ट्रांसलेट करता है एक MongoDB फॉर्मेट में और MongoDB फॉर्मेट को JS कोड में। ठीक है,
जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है और एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ ये यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये यूनिट आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने क्या देखा, 3 ईयर PYQs क्वेश्चन भी सॉल्व किए और AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा अपडेटेड सिलेबस था वहाँ के हमने सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।